अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी हिम्मत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। क्या मुसीबत है, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? झुंझलाई हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और मेरा कॉफ़ी के मग की तरफ जाता हाथ रास्ते में ही ठटक कर रह गया। 3 घंटे होने को आए, तुम्हारे इंतजामात ही नहीं हो रहे। पागल समझ रखा है मुझे या उल्लू बना रहे हो? लड़की हद से ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, मगर इस गुस्से की शिद्दत में भी एहतियात के दामन को हाथ से छूटने नहीं दिया था। झुल्लाई हुई गुस्सीली आवाज़ का वॉल्यूम खासा पस्त था। मैं अब घूंट घूंट कॉफ़ी पी रहा था, मगर मेरे कान बल्कि मेरी तमाम हसियात उसी की जानिब मुतवज्जो थीं। मैंने सोफे की पोस्ट से कुछ और भी गर्दन निकाली, वो यकीनन इन दोनों कैबिन के बीच की जो ये मुनकिश लकड़ी की आरइशी दीवार थी, उसकी दूसरी जानिब मौजूद थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक अकेली थी, और जिसने शायद उसे डेट पर बुलाया था लेट हो गया था। यूं इस लड़की की नाराज़गी बजा थी। 2.5 घंटे कम नहीं होते, 2 बार कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा चुकी हूँ। तुम इस वक्त मेरी कैफियत से आगाह नहीं हो। दोनों कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो चुकी हैं और चाय। यह वो वेटर, इसे भला क्यों शक नहीं होगा? मेरे आसपास ही मंडला रहा है। और अब तो अब तो रात भी हो चुकी। प्लीज़। उसका सारा गुस्सा, नाराज़ी, खौफ, बेबसी और इल्तिजा में ढल गया था। मैंने ग्लास विंडो से नजर आती स्याह रात के अंधेरे की तरफ देखा। अगरचे इस रोशन जगमगाती जगह पर बैठकर रात या इस नो के किसी अंधेरे को महसूस करना खासा अहमकाना सा ख्याल हो सकता है। अंदर जगमग करती रोशनियां थीं। पार्किंग में एक से एक बढ़कर कीमती जदीद तरीन मॉडल की गाड़ी खड़ी थी, और पार्किंग से आगे दूर ये चौड़ी सड़क, जिस पर एक लम्हा में हज़ारों गाड़ियां यूं आगे पीछे रवां दवां थीं कि उनके तसलसल के बीच में एक पल भी अंधेरे का नहीं आता था। सड़क पर लगी पुल लाइट्स और इन भागती दौड़ती गाड़ियों की लाइट्स के होते कोई अंधेरा लम्हा यहाँ ठहर भी कैसे सकता था? मगर इन सब ज़मीनी सच्चाइयों की मौजूदगी के बावजूद रात शहर में उतर चुकी थी। घड़ी की चलती सुइयों की मोहताज सही, मगर मौजूद थी। कितनी देर और? वो बेसाख्ता चटक कर बोली थी। देखो, आधे घंटे से एक पल भी ज़्यादा नहीं, और तुम्हें मेरी ज़िद का इल्म है। मैं क्या कर सकती हूँ? सुना तुमने? शायद अपनी ही ज़िद की इंतहा सोचते हुए वो अपने आसाब पर ज़ब्त खो बैठी थी। इर्द गिर्द से लाताल्लुक वो खासी बुलंद आवाज़ में बोली थी। मुझे अब गर्दन और कान इस आराइशी बीच दीवार के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो खासा ऊंचा बोल रही थी। दूसरी जानिब अब खामोशी थी, एक जानत चुप। शायद वो रो रही हो। इस ख्याल ने ही मुझे बैठे बैठे बेचैन सा कर दिया। मगर क्यों? वो क्यों रोएगी? मेरी बेचैनी कुलबुला कर बोली। शायद अपनी बेबसी पर। मगर कैसी बेबसी? मेरा बेअख्तियार दिल चाहा कि मैं उठकर बीच के इन 3 कदमों का फासला पाट कर दूसरी तरफ से उसे देख सकूं। क्या वाकई वो रो रही है? मगर मुझे क्या? रोए या हंसे, मेरा इससे क्या ताल्लुक? मैंने कॉफ़ी का खाली मग टेबल पर रख दिया। वेटर ने केबिन के पास से गुजरते हुए मेरी तरफ देखा कि शायद मैं उठने लगा हूँ। मैंने सरसरी नज़र कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। 9:30 बजने में अभी आधा घंटा था। 9 तो बज चुके हैं, फिर मैं फजूल में आधा घंटा मज़ीद बैठने का क्यों सोच रहा हूँ? मुझे अपनी सोच पर कुछ हैरानी सी हुई। मेरे पास अब इस रेस्टोरेंट में बैठे रहने का कोई जवाज़ ना था। मैं घंटा भर पहले स्नैक्स ले चुका था, और उसके बाद मुझे यकीन था नींद रात भर मेरे पास भी नहीं फटकेगी। मगर पहले कौन सा वो मुझे लिफ्ट कराती थी जो मैं उसके नखरे उठाने की खातिर अपने इस पसंदीदा मशरूब से हाथ खींच लूँ? सीमा घर में नहीं थी, सो स्नैक्स के नाम पर मैं खाना भी खा चुका था। घर जाते जाते मुझे 10 तो लाजमी बज जाने थे। तो अब मुझे उठना चाहिए। मैंने घड़ी की रेंगती सुइयों को देखते हुए खुद से कहा, और बैठा रहा। कोट की जेब से सिगार का कर्टन निकाला और एक सिगार सुलगाकर बड़ी पुरस्कून अंदाज में पीने लगा, गोया मेरा आधा घंटे तक यहाँ से हिलने का कोई प्रोग्राम नहीं था। मैं अपने ही अंदाज पर हैरान हो रहा था, मगर खुद को मुज़ाहमत से ताख़ीर पा रहा था। इतनी खामोशी, कहीं वो चली तो नहीं गई? यकबैक मुझे इस जाम सन्नाटे का एहसास हुआ जो बीच की इस दीवार की दूसरी जानिब था। वरना इर्द गिर्द सारी टेबल्स के गिर्द तो वो शोर हंगामा और चहल पहल थी जैसे अभी यहाँ दिन निकला हो, और सच भी यही था। इस होटल में रौनक का आगाज़ ही रात 8 बजे के बाद होता था, और आधी रात को उसकी रौनक अरूज पर होती थी।
बस इसलिए आजकल इस रेस्टोरेंट में आ रहा था कि अंदर के खौफनाक सन्नाटे, वहशत भरे अंधेरे इस रौनक भरी जगह पर आकर ज़रा देर को सही मुझे अपने हिसार से आज़ाद कर दें। अगरचे ये भी एक सही लाहासिल थी। इस वक्त ब्लैक आउटफिट में लंबा तिरंगा छरीरे बदन का लड़का, गले में सिल्वर मोटी सी चेन डाले, कैडेट स्टाइल में बिल्कुल छोटे बालों के साथ मेरे कैबिन के आगे से गुजरा और मैं जैसे गहरी नींद से बेदार हुआ। चलो, इसकी पुश्त मेरे कैबिन की तरफ थी और वो दूसरी तरफ शायद लड़की से मुखातिब था। इतनी देर वो चिल्लाई, अगर मज़ीद 10 मिनट वो बेपरवाह होकर बोल रही थी, शायद बेखौफ भी। अच्छा बस, तुम्हें क्या पता कितने मसाइल होते हैं, बाकी बातें रस्ते में, चलो अब। वो खुरदरी सी आवाज़ में बोला था। कुछ खाओगे नहीं? लड़की की टोन अब मुकम्मल बदली हुई लग रही थी। रस्ते में पैक करवाएंगे, वो इंतज़ार कर रहे होंगे गाड़ी में, चलो अब। वो उकताए हुए से लहजे में बोल रहा था। वो कौन कौन है गाड़ी में? लड़की जो उसके पीछे बाहर निकल रही थी बिदक कर शायद पीछे होते हुए बोली थी। दोस्त है मेरे, गाड़ी कहाँ थी मेरे पास, तुम्हें मालूम तो है, 3 दिन से वर्कशॉप में खड़ी है और तुम्हें भी सब कुछ। अच्छा अब चलो, यूँ भी ज़रूरत तो थी हमें 2-3 लोगों की, और चलें अब। वो अब के नरम लहजे में ज़रा कायल करने वाले अंदाज में कह रहा था। लड़की मजबूर थी या वाकई कायल हो गई, दोनों आगे पीछे बाहर निकल गए। लड़की का कद 5 फुट 4 इंच से भी निकलता हुआ लग रहा था। मैं उसके चेहरे की झलक ही देख सका। स्याह लिबास में उसकी रंगत अच्छी खासी उजली लग रही थी। मेरे कैबिन के आगे से गुजरते हुए मुझे खड़े देखकर उसने पलकें उठाकर सरसरी सी निगाह मुझ पर डाली थी। उसकी आंखें स्याह थी, गहरी गहरी, कैसी मुझे फौरी तौर पर याद ना आ सका। मैंने बिल के पैसे टेबल पर रखे और इनके पीछे ही बाहर निकल आया। वो दोनों पार्किंग में खड़ी सेंटरों में बैठ रहे थे। दोनों फ्रंट सीटों पर बैठे थे, पिछली सीटों पर 2 साए बैठे थे। मेरी गाड़ी उनसे ज़रा फासले पर पार्क थी। लड़की ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए सर पर ओढ़ा हुआ स्याह दुपट्टा थोड़ी के नीचे से खींचकर नाक तक कर लिया था और इस इमरजेंसी निकाब पर हाथ रखकर गर्दन तिरछी करके बैठी थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही थी, हालांकि बज़ाहिर कुछ ऐसा गड़बड़ वाला मामला लगता भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो दोनों फ्रेंड्स थे और शायद अब डेट पर जा रहे थे। मगर लड़की के अंदाज, या तो उसकी ये पहली पहली डेट थी या मामला डेट से आगे का था। बात कुछ भी थी, मैं गाड़ी को सुस्त रवि से इनके पीछे डालने से खुद को रोक ना सका। अगरचे इन पुरहजूम सड़कों पर किसी का ताक़ुब करना नामुमकिन था कि मोड़ आने वाले सिग्नल ऐसे किसी इरादे को बआसानी खाक में मिला सकते थे, मगर मैं भी शायद टू किल द टाइम के चक्कर में उनके पीछे लग गया था और शुमई किस्मत हर इशारे से आगे हम इकट्ठे ही आगे पीछे रवाना होते रहे। क्योंकि इस वक्त इन सड़कों पर रश भी बहुत था, सो किसी को इस बेज़रर से ताक़ुब का एहसास भी नहीं हो सकता था। उन्होंने रास्ते में रुककर एक मशहूर फूड पॉइंट से खाना पैक करवाया। खाना पैक करवाने के लिए पिछली सीटों पर बैठे दोनों लड़के ही उतरे थे और इन दोनों को देखते ही मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कोई संगीन मामला है। लड़की का नकाब कुछ और भी मुंह पर आ गया था और उसने चेहरे का रुख भी अंदर की जानिब कर लिया था। दोनों लड़के हुलिये और चेहरे महरे से पतन शरीफ या मुहज़्ज़ब नहीं लग रहे थे और मैं जो पहले यूं ही कुछ तजस्सुस और कुछ टाइम पास करने के चक्कर में उनका पीछा करने लगा था, अब खासी दिलजमी और थोड़ी फिक्रमंदी के साथ उनके ताक़ुब में था। मेरा शक अगर दुरुस्त नहीं था तो ऐसा गलत भी नहीं था। इनकी गाड़ी इन शहर के आबाद पुररौनक रास्तों को पीछे छोड़ती हुई आगे गहरे अंधेरों की तरफ, नीम आबाद इलाकों की तरफ बढ़ रही थी और अब मुझे कुछ कुछ अपनी हमाकत का एहसास भी सताने लगा था। अगर ये लोग जुराइम पेशा हुए और ये लड़की उनके साथ निकली, मुझ पर ज़रा सा शक इन्हें गुजरा या कुछ और, तो ये मेरा क्या हशर कर सकते हैं। इसका ख्याल आते ही मेरे पाँव क्लच और स्पीड पर ढीले पड़ जाते। दिल बेअख्तियार रिवर्स गियर लगाने को करता, मगर वो जो गाड़ी आगे जा रही थी उसकी फर्स्ट सीट पर बैठी काले कपड़े पहने लड़की, उसकी वो सरसरी सी नज़र और गहरी गहरी आंखें जैसे मेरे पूरे वजूद के गिर्द कोई अनदेखा शिकंजा कस चुकी थीं। बाएं साइड आबादी से परे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उनकी गाड़ी की लाइट्स में मैं बड़ी मुश्किल से इस बिल्डिंग का नाम पढ़ सका। शायद कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज था और इसके आगे 6-7 मंजिला शायद रिहायशी इमारत थी या कोई हॉस्टल, जिसके बाहर उनकी गाड़ी रुक चुकी थी और वो एक एक करके नीचे उतरे थे। मैं उनके सामने बराह रास्त गाड़ी ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता था। अब गाड़ी की लाइट्स ऑफ किए उनके अगले कदम का मुंतज़िर था। इनमें शायद कोई बहस हो रही थी। फिर वो बिल्डिंग के अंदर चले गए, जिसकी किसी खिड़की से रोशनी आ रही थी और किसी से मिलिकजा अंधेरा। मैं गाड़ी वहीं छोड़कर तेज़ी से उनके पीछे लपका। वो पहले फ्लोर की सीढ़ियों पर ही खड़े थे। मैं वापस जाऊंगी, तुम मुझे छोड़ कर आओ। मेरे खदशात बेजाना थे। लड़की पहली सीढ़ी के पहले जीने की रेलिंग को मजबूती से पकड़े अड़ी हुई थी।
तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं? अब इतनी दूर आकर वापस जाना आसान नहीं। वही लड़का जो उसे रेस्टोरेंट में लेने आया था तुनक कर बोला, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं। वह आवाज़ बुलंद बुड़बड़ाई, मगर मुझे जाना है, प्लीज़ चलो, मुझे डर लग रहा है। वो पलटने लगी थी कि उस लड़के ने झपट कर उसे अपनी जानिब घुमाया। क्या कर रही हो तुम? क्या करने जा रही हो? मैंने तुम्हारी खातिर इतना रिस्क लिया और तुम यूं बीच राह में? वो ज़ोर से चिल्लाया। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, अपनी पूरी ज़िंदगी इस रिस्क में झोंक दी। वो इससे भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। बिल्डिंग या तो बिल्कुल गैर आबाद थी या कम आबाद, आवाज़ें वहाँ गूंज रही थीं। तो अब क्या तकलीफ़ हुई है? वो बेलिहाज लहजे में चिल्लाया। उसने इसी तरह लड़की को पकड़ रखा था। मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दो, या मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों के साथ ऊपर नहीं जाऊंगी। वो खौफजदा आवाज़ में पहले थोड़ा डर कर और फिर ज़रा बहादुरी से दो टोक लहजे में बोली थी। उस लड़के के साथी उससे एक जीना ऊपर बेजारी से खड़े थे, जैसे उनके सामने कोई गैर दिलचस्प टॉक शो हो रहा हो। ऊपर नहीं जाओगी तो क्या जहन्नुम में जाओगी? मेरे साथ तो तुम जहन्नुम में भी जाने को तैयार थी, अब क्या पहले कदम पर ही सारे वादे कस्में ढेर हो गई? वो तंज से बोला, जहन्नुम तो मैं खुद अपनी ज़िंदगी अब बना चुकी, चाहे ऊपर जाऊं या नीचे कहीं भी। वो फिर बुड़बड़ाई थी, जब हर तरफ जहन्नुम ही है तो ऊपर क्यों नहीं चलो? लड़के ने उसका हाथ खींचा। तुम मुझसे कोर्ट मैरिज का वादा किया था। सारी कहानी मेरी समझ में आ गई। वही इश्क व मोहब्बत, झूठ और फरेब की रवायती कहानी। मेरा हाथ बेअख्तियार कोट की अंदरूनी जेब में चला गया। इस वक्त कौन सी कोट खुली है, अहमक लड़की? सुबह दिन चढ़ेगा तो तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगा। अभी क्यों यहाँ खड़ी होकर तमाशा लगा रही हो? वो गुस्से में आउट हो रहा था। मैं तमाशा लगा रही हूँ? तुम मुझे जाने दो बस। वो अपना आप छुड़ाते हुए ज़ोर से चिल्लाई, ए लड़की, ज़्यादा एक्शन में आने की ज़रूरत नहीं, और हम तुम्हारे बाप के मुलाजिम नहीं जो यहाँ खड़े होकर सारी बकवास और तुम्हारा ये अड़ियलपन बर्दाश्त करते रहे। तुम खुद अपनी खुशी से हमारे साथ आई हो, हम तुम्हें उठाकर नहीं लाए जो यूं अकड़ रही हो। चलो अब बाकी बातें। ऊपर वाले जीने पर खड़ा लड़का एक कदम नीचे उतरते हुए बदलिहाजी से बोला, भाड़ में जाएं बाकी बातें, और तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले? मैं छोड़ो तुम मुझे। लड़की पूरा जोर लगाते हुए खुद को छुड़ाने लगी। बताओ आसिम यार, हम इसके कौन हैं? लड़का ऐन उसके सर पर आकर जोर से बोला, अरे यार क्यों शोर मचा रखा है? हम भाभी जान के देवर हैं, होने वाली ही सही। शायद इन्हें यकीन नहीं आ रहा। तीसरा लड़का कुछ लड़खड़ाते हुए अंदाज में बोला, शायद उसने बहुत नशा कर रखा था। बमुश्किल रीलिंग पर झुका खड़ा था। आसिम, मैं छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं इन दोनों के साथ तो हरगिज़ नहीं, छोड़ो मुझे वरना। वो अब भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी, मगर आसिम के मजबूत बाजुओं ने उसे और भी अपने घेरे में जकड़ लिया था। मैंने अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की। क्या करोगी? जाने मन शोर मचाओगी? मचाओ, इस वीराने में, इस जंगल में कौन आएगा तुम जैसी कोयल की कूक सुनने? और तुम तो मरी जा रही थी हमारी मोहब्बत में, अब ये यकायक ऐसी बेवफाई क्यों? तुम्हारे तो तेवर ही बदले नजर आ रहे हैं। वो अब अपने असल रंग पर आ रहा था खुलते हुए। चलो शराफत से ऊपर, बड़ा मेरा प्यार देख लिया, वरना ज़बरदस्ती भी की जा सकती है। खबरदार एक कदम आगे ना बढ़ाना, और छोड़ो इसे। सुना नहीं तुमने? मेरी आवाज़ जितनी रोबदार हो सकती थी, मैंने इससे भी ज़्यादा उसे बनाने की कोशिश की, मगर इस वक्त महज आवाज़ के रोब का सिक्का नहीं चल सकता था। मैं जानता था अगर मेरे हाथ में स्याह चमकता रिवॉल्वर ना होता, इन तीनों के कदम तो ठटके ही चेहरे पर पल भर में फक हो गए। कौन हो तुम? हैं? दूसरा लड़का खुद को संभाल कर ज़रा रोब से बोला, छोड़ो इसे। सुना नहीं तुमने? मैंने पिस्तौल पर हाथ की गिरफ्त और भी मजबूत करते हुए एक कदम आगे बढ़ाकर कड़कते हुए कहा, अंकल आप आ गए, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलें। शायद इस लड़के की गिरफ्त कमज़ोर हुई थी, या लड़की पहले ही अलर्ट थी। उसने आसिम को जोर से धक्का दिया और एक ही जस्त में तीनों जीने फलांगते हुए मेरे पास आ खड़ी हुई। हाँ, अच्छा किया तुमने मुझे फ़ोन करके बुलवा लिया, इस कमीने की मोहब्बत टेस्ट करने के लिए। ये लो गाड़ी की चाबी, दोनों गार्ड बाहर खड़े हैं, इनसे कहो अंदर आने की ज़रूरत नहीं, इन चोरों के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। मैंने कोट की जेब से चाबी निकालकर लड़की की तरफ बढ़ाई। वो चाबी लेकर ज़रा सा पीछे हो गई। तुम तीनों सीधा ऊपर चले जाओ, वरना मैं गार्ड्स को अंदर बुलवाऊंगा, और फिर 10-20 ना सही 2-3 साल तो ज़रूर हवालात के मज़े चखने पड़ जाएंगे। शायद तुम तीनों की ये पहली नाकाम कोशिश है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना खबरदार आगे ना बढ़ना। ये रिवॉल्वर भरा भी हुआ है और चलता भी है। दूसरा लड़का कुछ ज़्यादा पुरजोश था। उसने खफीफ सी हरकत की और मैंने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर करते हुए बेअख्तियार हवाई फायर कर डाला, और इन तीनों ने ऊपर दौड़ लगाने में फ़कत 3 सेकंड लगाए। वो अभी सीढ़ियों से मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुए थे कि मैं तेज़ी से पलट आया। लड़की बिल्डिंग के गेट के पास ही खड़ी थी। बाहर फैले मुहिब अंधेरे ने शायद उसे वहीं खड़े रहने पर मजबूर किया था। हमने वहाँ से निकलने में बमुश्किल 2 मिनट लगाए। उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे फास्ट ड्राइव की। 20 मिनट बाद हम आबाद शहर की पुररौनक सड़कों पर थे।
जहाँ इतनी रात गए भी जिंदगी अरूज पर थी। मुझे यहीं साइड पर उतार दें। इतनी देर खामोश बैठे रहने के बाद मुसलसल उंगलियां चटखाने और इन्हें मरोड़ने और चटखाने चटाखे निकालने के बाद वो मध्यम सी आवाज़ में बोली थी, जैसे मैं अनसुना करते हुए गाड़ी चलाता रहा, तुम्हारा घर किधर है? मैं तुम्हें वहीं छोड़कर आऊँगा। मैंने ज़रा देर बाद कहा, मैं घर नहीं जाऊँगी, मुझे आप यहीं उतार दें। वो ज़िद्दीपन से बोली। तो मैंने एक नज़र उसके चेहरे की तरफ देखा। शायद तुमने अभी चंद मिनट पहले होने वाले इस खौफनाक वाक़ये से कोई सबक नहीं सीखा, जो अगर रूनुमा हो जाता खुदा न खास्ता तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी को इस रात से भी ज़्यादा तारीक बना देता। मैं उसे जताना नहीं चाहता था, मगर वो मुझे अच्छी खासी ज़िद्दी और हठ धर्म सी लगी थी, बिल्कुल मरियम की तरह। मैं आपकी एहसानमंद होंगी, प्लीज़ आप मुझे यहीं उतार दें। मेरा अंदाज़ा उसके बारे में दुरुस्त था, ताकि जो बदसूरत वाक़या होते होते रह गया वो हो जाए। मैं सामने देखते हुए अब दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मगर प्लीज़ गाड़ी रोकें। देखो लड़की, रात गहरी हो चुकी है, तुम्हारा ये मोहब्बत खेलने का ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। अब जल्दी से मुझे अपना एड्रेस बताओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। ना जाने तुम लड़कियाँ इस कदर बेहिस क्यों होती हो। मुझे अब गुस्सा आने लगा था। हाँ, हम तो बेहिस होती हैं, मगर इन वालिदैन से कम, वो बेअख्तियार बोली और लब चुबाने लगी। मैं यहीं उतार दे मुझे। मैं कहीं किसी की गाड़ी के आगे आकर या नहर में कूद कर अपनी जान तो दे सकती हूँ, मगर घर नहीं जाऊंगी, सुना आपने? उफ, किस कदर ज़िद्दी लड़की थी। आग से खेल आने के बाद, उसकी तपिश को इतने करीब से छूने के बाद भी कुछ नहीं सीख सकी थी, तो मेरा रोब और ड्रावे इसे क्या सिखा सकेंगे? तुम मुझे अपना पता नहीं बताओगी? मैंने शिकस्त खुर्दा अंदाज में आखिरी बार पूछा। उसने ज़ोर से नफ़ी में सर हिला दिया। ओके, भाड़ में जाओ। तुमने खुद को तबाह करने का फ़ैसला कर लिया है तो यूं ही सही, मैंने कहते हुए गाड़ी को रिवर्स दी। अब इस पत्थर से सर फोड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं था। सीमा, तुम अभी घर जाओ, मैंने फ़ोन पर कहा। उफ़ो, अब क्या हो गया है? और इतनी रात को इस वक्त किसके साथ आ जाऊँ? कौन मुझे अपनी नींद कुर्बान करके ड्रॉप करने आएगा भला? मसला क्या है? मसला है ना, तुम आओगी तो बताऊँगा। मैं गहरा सांस लेकर बोला। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना हसान? उसे मेरे यूं गहरे सांस लेने से फिक्र सी हुई। मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज़ आ जाओ। हसान, रात बहुत हो चुकी है, आप अब तक सोई क्यों नहीं? वो तशवीश से बोली। नींद नहीं आ रही। और तुम आ रही हो ना? मैंने बेचैनी से मरियम के कमरे की तरफ देखते हुए पूछा। उफ़ो, किसके साथ आऊँ? सब तो सो रहे हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ, शायद बिलाल जाग रहा हो, उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं आजकल। और प्लीज़ ये सस्पेंस ना फैलाया करो। अब हमारी ये उम्रें नहीं इस तरह के फजूल सस्पेंस को एंजॉय करने की। अगर तुम मुझे सहूलत से बता दो तो मैं रास्ते की जहनी कोफ्त से बच जाऊंगी। सीमा मुतजस्सिस लहजे में बोली। तुम आ रही हो ना, तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। निकलते हुए मुझे मिस कॉल दे देना। खुदा हाफिज़। मैंने उसे अगले सवाल का मौका दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। और वो कितना चिड़ी होगी मेरे इस हरकत पर मुझे मालूम था, मगर यूँ फ़ोन पर भी तो मैं उसे सब कुछ नहीं बता सकता था, और सुनाने को था भी क्या? ये तो देखने पर मालूम हो सकता था। वो मुझे एक लफ्ज़ बताने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी ज़िद और हठ धर्मी इसी तरह कायम थी, और मैं इससे तकरार भी नहीं कर पा रहा था। मैं लाउंज में मुसलसल टहल रहा था, और मेरी नज़रें बार बार मरियम के कमरे की तरफ उठ रही थीं, जहाँ वो लड़की मौजूद थी। इस वक्त बाहर गाड़ी का हल्का सा हॉर्न बजा था। सीमा आ गई थी। उसने शायद गुस्से में घर से निकलते हुए कहने के मुताबिक मिस कॉल नहीं दी थी, पर शुक्र वो आ तो गई। मेरे नातवा से दिल को बड़ा सहारा महसूस हुआ उसकी आमद से। मैं बाहर की तरफ आ गया। सीमा के पास गेट की चाबी भी थी, सो वो खुद ही गेट खोलकर अंदर चली आई। हसान, टाइम देखा है? 2 बजने को है। बिलाल भी सो रहा था, इतनी मुश्किल से उठाकर लाई हूँ। आपकी तबीयत की खराबी का बिलाल से बहाना किया था, अब बेचारा अंदर आ रहा था कोई आपको पूछने। सीमा आते ही मुझे बखैरियत देख कर खफा होने लगी, तो इसे अंदर बुला लेना था। मैं हल्का फुल्का सा होकर बोला, ताकि वो आपको यूँ यहाँ चहलकदमी फरमाते देखकर मुझे खूब ही झूठा समझता कि फूफो ने महज अपने शौहर की जुदाई से हरासा होकर इस गरीब की नींद खराब की। चला गया है अब वो, बोलते हुए मेरे साथ अंदर आ गई। आप सोई क्यों नहीं अब तक? और दवा क्यों नहीं ली? खाया क्या था रात को खाने में? उसने अंदर आते हुए एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। शाम को चाय के साथ कुछ स्नैक्स ले लिए थे, और अब बस। मैं सीमा से झूठ नहीं बोल सकता था, साफ गोई से बोला। माय गॉड हसान, आपको अपनी ज़िंदगी अपनी सेहत की कुछ परवाह है कि नहीं? और मुझे कितना सताएंगे? महज 2 दिन के लिए मैं गई थी, और फ्रिज में कई किस्म के खाने बनाकर माइक्रो में गर्म करने में कितनी देर लगती है, और कितनी मुशक्क़त बताएं ज़रा मुझे। आदमी को इतने तो हाथ पाँव हिला लेने चाहिए। वो वहीं सोफे पर सर पकड़कर बैठ गई। यार, बात हाथ पैर हिलाने की नहीं, एक तो घर का सन्नाटा, दूसरे तुम जिस तरह खाना ताज़ा और गर्मा गर्म मेरे सामने सर्व करती हो, फिर हम दोनों साथ बैठकर मुझे वहशत होती है इस खाली घर में अकेले बैठकर खाने से। तुम्हें मालूम है, फिर भी मैं सीमा के सामने खुद को बहुत कंपोस्ट रखा हुआ था।
मगर फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती थी जो हम दोनों को ही बिखरने पर मजबूर कर देती थी। हम दोनों अपनी जगह कितनी देर गुमसुम से बैठे रह गए। मेरे अंदर छाए मलाल के बादल और भी गहरे होने लगे। मजबूरी थी ना, पहला पहला फंक्शन है नासिर भाई के घर का। भाभी घबरा रही थी शैला की शॉपिंग के लिए। फिर इतनी करीब की तारीख रखी है इन्होंने शादी की तो, और इतने इसरार से इसे इतने दिनों से बुला रही थी, फ़ोन कर रही थी, वरना मैं कब जाती हूँ आपको यूं छोड़कर। अगरचे इस घर, इसके दौर दीवार में मेरे लिए वहशतों का कैसा सामान है, कोई मेरे दिल से पूछे। उसकी आवाज़ किसी गहरे कुएं से आती महसूस हो रही थी, डूबती उभरती। मेरा सर और भी झुक गया। क्या एतराफ़ करता, सीमा सुनो, हर गुनाह का कफारा होता है ना। मैं खासी देर बाद बोला था, और खासा मौजू से हटकर भी। सीमा का चौंकना लाजमी था। सर उठाकर मुझे देखने लगी। क्या मतलब? सीमा, मैं उठकर उसके पास चला आया। शायद कुदरत को मुझ पर रहम आ गया है। मैं कुछ दबे दबे जोश से बोला, हसान क्या कह रहे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं? वो फिक्रमंदी से पहले मेरा माथा छूकर बोली और फिर हाथ थाम कर लफ्ज़ें टटोलने लगी। ठीक हूँ मैं, बल्कि शायद अब और भी ठीक हो जाऊँगा। मैंने उसके हाथ अपनी कलाई से हटाकर कहा, मतलब क्या है इन बेरब्त बातों का? वो मेरे यूं हाथ चटकने पर बुरा सा मानकर बोली, तौबा का रास्ता कभी भी बंद नहीं होता, और जब कोई इंसान गिड़गिड़ाकर हुमा वक्त अपने गुनाह की, जो उससे अनजाने में सरजद हुआ हो, उसकी माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ कर ही देता है ना। मैंने उसकी तारीफ चाही। अनजाने में मुझे तवक्को नहीं थी सीमा इस मामूली से लफ्ज़ को पकड़ेगी। मैं लम्हा भर को चुप रह गया। हाँ, अनजाने में। गुनाह करने वाले को क्या मालूम होता है। मैंने लब चबाकर बात अधूरी छोड़ दी। प्लीज़ हसन, मुझे इस वक्त क्यों बुलाया है आपने? वो एकदम से उठ खड़ी हुई। मरियम के कमरे में जाओ। मैंने सोफे की पोस्ट से सर लगाकर कहा तो वो मुझे यूं देखने लगी जैसे मेरा जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। क्या कह रहे हैं? जो कह रहा हूँ वो करो। मरियम के कमरे में जाओ प्लीज़। हसन, आर यू ऑल राइट? वो तशवीश से मेरी तरफ देखने लगी। सीमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ तुम जो मैं कह रहा हूँ करो, जाओ ना। अब कि मैं झुंझला कर बोला तो वो हैरान कम और परेशान ज़्यादा मुझे देखे गई। क्या है वहाँ? वो खासी देर बाद हथियार डालने वाले अंदाज में बोली, खुद जाकर देख लो। मेरी इस बात पर वो तासुब भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं अभी पागल नहीं हुआ, ठीक हूँ बिल्कुल, तुम देखो तो सही जाकर। मैं उसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए बोला तो वह सर झटक कर मरियम के कमरे की तरफ चली गई। मैं आंखें बंद करके इसका इंतज़ार करने लगा। मेरे दिमाग में फ़िल्म सी चलने लगी। अगर ये लड़की इन अयाश लड़कों के जाल में फंस जाती। मैं इन लम्हात में अंदर से कितना डरा हुआ था। वो तीनों निहत्ते होने के बावजूद जवान थे, मजबूत ताकतवर जिस्मों वाले, और फिर इस वक्त शैतान की हल्लाशेरी देती हुई, शैतानी कुव्वत से भिपरे हुए। एक भी मुझ पर पल पड़ता तो मुझसे वो रिवॉल्वर तो क्या चलना था, उसे संभाला भी नहीं जाता। अगर वो थोड़े से घाघ होते तो, और मेरे हाथों की कपकपाहट उनकी नज़रों में आ जाती तो क्या नहीं मुमकिन था। मैं 50 साल का बूढ़ा और हार्ट पेशेंट, शायद इनका एक धक्का भी ना सह सकता। मगर हसन मियाँ, बात यह है कि कुदरत इस लड़की को बचाना चाहती थी। तुम्हारे कमज़ोर नातवा वजूद को उसने एक मजबूत नज़र आने वाली ढाल बना दिया। इस लड़की को बचाने के लिए वो ताकतवर होते हुए भी कमज़ोर चूहे बन गए, और कुदरत ने ये सारा खेल किस लिए खेला? महज इस लड़की को बचाने के लिए। और मेरा इसमें क्या हिस्सा बना? फ़कत ढाल के तौर पर नहीं, कुछ और भी। हाँ, कुछ और नहीं, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए इसमें तशवी का सामान, तावान की सूरत, कफ़ारे का सबब, शायद मेरी तौबा, मेरे पछतावे, मेरा मलाल। शायद कुदरत ने मेरी माफ़ी कबूल कर ली। हसन, कौन है ये लड़की? सीमा मेरी तवक्को के बरक्स सुबह जल्दी लौट आई थी। तुमने उससे नहीं पूछा? क्या पूछूं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें कौन लाया है? पूछ लेती ये सब उससे, मगर कैसे पूछती? वो सो रही है। मैंने दो एक आवाज़ें दी, मगर शायद वो गहरी नींद में थी। कौन है ये? बताते क्यों नहीं? वो अब के ज़रा चिड़े हुए अंदाज में बोली। यार मुझे खुद नहीं मालूम ये कौन है। हसन, पागल समझ रखा है मुझे, बताते क्यों नहीं? कौन है ये? कहाँ से लेकर आए हैं आप इसे? कहीं, वो मशकूक लहजे में रुक कर बोली, कहीं यानी मैंने शादी तो नहीं कर ली, यही कहना चाहती हो? मैंने उसे छेड़ा तो उसके चेहरे के तासरात ही बदल गए। खैर, ऐसी इंतहाई बल्कि नामुमकिन सी बात तो मैं नहीं सोच सकती। अलबत्ता आपके सस्पेंस पर गुस्सा आ रहा है। बताएं क्या मामला है? ओके, अंदर आओ। अब मुझसे और बैठा नहीं जा रहा। ज़रा बेड पर लेट कर कमर सीधी कर लूँ, फिर बताता हूँ। मैं थका थका सा बोला। मैं कमरे में पहुंचकर बेड पर गिर सा गया। चेंज तो कर लें, अब 2-3 घंटों की तो रात रह गई है। अभी घंटा भर तुमने सर खाना है, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, यूँ बेआराम कपड़ों में खाक नींद आएगी। दूध ले आऊँ? साथ दवा ले लें। उसे मेरा कितना ख्याल था, इसमें मुझे ज़रा शक नहीं था, बल्कि उसका ये केयरिंग सा अंदाज मुझे और भी शर्मिंदा कर जाता था। उसे दूध के लिए मना करते हुए मैं चेंज करने चला गया। ओह मेरे खुदाया, और आप इसे घर ले आए? सारी कहानी सुनकर सीमा सर पकड़ते हुए बोली, तो क्या किसी सड़क पर उतारा था? तुम भी अहमकों वाली बात करना। मैं नींद से जुड़ा हुआ था। उसके उल्टे सवाल पर कोफ्त से बोला, हसन, मालूम नहीं ये लड़की कौन है? वो लड़के इसके साथ ही थे।
اگر خدا نخواستہ آپ کے پیچھے آ جاتے، آپ جو اتنے بڑے خطرے میں بلا جھجک کود پڑے سپرمین بن کر، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لڑکی بھی ان کی ساتھی ہو، ہمارے سوتے ہی یہ فون کر کے اپنے ساتھیوں کو بلائے، یا خود ہی تھوڑا بہت سمیٹ کر چلتی بنے، یا کچھ بھی، اوفو کیسی باتیں سوچ لیتی ہو تم عورتیں۔ اور سنو، یہ لڑکی شکل سے ایسی نہیں لگتی، مجھے پتا ہے۔ میں یقین سے بولا، ہاں آپ تو بڑے چہرہ شناس ہیں، بدھو ہیں سارے زمانے کے، یہ لڑکی یقیناً فراڈ ہے، بہت بڑا، دیکھ لیجئے گا۔ وہ بھی پورے یقین سے بولی۔ اچھا بھائی، ہو گئی تو ہو جائے، 40-50 ہزار کی مالیت ہوگی نا گھر میں موجود اثاثوں کی، تو لے جائے۔ اور چہرہ شناسی کی خوب کہی تم نے، ایک مرد جس طرح سے ایک لڑکی کے چہرے کو جج کر سکتا، اور یار یہ لڑکی اچھی خاصی کم سن ہے، تمہیں نہیں لگتا یہ بالکل ہماری مریم جیسی ہے نا؟ مجھے لگا میں نے سیما کے دل پر ہاتھ رکھ دیا، وہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی، دل پر ہاتھ تو میرے بھی پڑ گیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک جامد چپ سرسرانے لگی۔ تم نے اس کے گھر کا پتہ، فون نمبر کچھ تو پوچھنا تھا، وہ بہت دیر بعد بولی۔ میں نے کوشش کی تھی، اس نے نہیں بتایا۔ میں باہر لاؤنج میں جا کر لیٹ جاتی ہوں، 2 ہی تو گھنٹے ہیں، سیما فکر مندی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر کیوں؟ تم کیوں لیٹو گی وہاں جا کر؟ اب باہر اچھی خاصی خنکی ہوتی ہے، آرام سے اپنے بستر پر سو۔ میں اسے ٹوکتے ہوئے سیدھا ہو کر لیٹ گیا تاکہ وہ پوری تسلی سے گھر کا صفایا کر جائے۔ مجھے تو وہ سوتی ہوئی بھی نہیں لگ رہی تھی، صاف نظر آ رہا تھا سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ بھلا ایسی حالت میں پرائے گھر پرائی جگہ پر کسی کو ایسی بے فکری کی نیند آ سکتی ہے؟ ضرور کوئی گہرا چکر ہے، میں باہر جا کر لیٹتی ہوں، سو جائیں آپ۔ وہ مجھے تاکید کرتے ہوئے کمرے کی مین لائٹ آف کر کے خود بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ٹھیک کہتی ہے سیما، بھلا اپنے گھر سے دور پرائی جگہ پر کوئی کیسے سو سکتا ہے؟ محض سیما کے آنے کے آدھے پونے گھنٹے میں وہ گہری نیند سو سکتی؟ پھر جس غیر معمولی سچویشن سے گزر کر وہ میرے ساتھ آئی تھی، کوئی بھی نارمل انسان اتنی جلدی میٹھی نیند نہیں سو سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے سیما کا شک درست ہو، وہ کسی واردات کے چکر میں ہو، اور وہ لڑکے، خیر جو بھی ہو، صبح یہ بھید بھی کھل ہی جائے گا۔ جانے اس احمق لڑکی کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، کتنا میں نے اس سے پوچھا فون نمبر ہی دے دے، اور جانے اس موبائل فون پر یہ اس لڑکے سے بات کر رہی تھی وہ کہاں گیا، ورنہ اس سے کچھ مدد مل جاتی۔ نہ جانے یہ بیٹیاں اتنی پتھر دل کیوں ہوتی ہیں۔ میں نے کلس کر کروٹ لی۔ حسان، تم اتنے پتھر دل ہو گئے، مجھے یقین نہیں آتا، کوئی باپ تمہارے جیسا پتھر دل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آنکھیں بند کی تھی کہ سیما کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں اور ملک اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کمرہ خالی تھا۔ بابا آپ سو جائیں۔ آپ سو کیوں نہیں رہے؟ نیند نہیں آ رہی؟ اچھا لائیں، میں آپ کے سر میں ہلکا ہلکا مساج کر دیتی ہوں، پھر آپ کو بڑی اچھی نیند آ جائے گی۔ پتہ ہے نا، ڈاکٹر نے آپ کو ایک مکمل پرسکون نیند لینے کی سختی سے ہدایت کی ہے۔ میں مبہوت سا آنکھیں پھاڑے آوازیں سننے لگا۔ وہ نازک نازک نرم گداز انگلیاں میرے بالوں میں سرسرانے لگیں، نرم روئی جیسی ہتھیلی میری پیشانی سہلاتی میرے سر میں ہلکا ہلکا مساج کر رہی تھی۔ میں نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور ذرا دیر میں میرا تکیہ آنسوں سے بھیگنے لگا۔ میں صبح لیٹ گیا تھا، رات بھر کا رت جگا، اور ایک بے چین بے قرار سی نیند کے بعد صبح اٹھنا ممکن ہی نہ تھا۔ آج آفس میں سیلری ڈے تھا اور وہ ضروری میٹنگ بھی تھی، اس لیے جانا ضروری تھا۔ میں نے سوچا میٹنگ نپٹا کر جلد آ جاؤں گا تاکہ اس قصے کو نپٹایا جا سکے۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ سیما لاؤنج کے صوفے پر بے خبر سو رہی تھی، بیچاری رات بھر میرے ساتھ پریشان رہی ہے۔ پہلے میں اسے بتانے کے لیے ذرا سا ہلانے کو آگے بڑھا، پھر یہ سوچ کر رک گیا، آفس جا کر فون کر دوں گا۔ میں چپکے سے پیچھے ہٹ گیا، دوسرے خیال نے پھر سے میرے قدم زنجیر کر لیے۔ لمحہ بھر سوچنے کے بعد میں نے قدرے جھجکتے ہوئے مریم کے کمرے کا دروازہ ہولے سے کھولا۔ وہ بالکل دروازے کے سامنے پڑے بیڈ پر کروٹ لیے بے خبر سو رہی تھی، اور اس کا دوپٹہ سر سے سرک چکا تھا، کمر تک چادر لیے وہ گہری نیند کی غفلت میں تھی۔ رات تو شاید وہ نیند کی ایکٹنگ کر رہی تھی، مگر اب واقعی سو رہی تھی۔ اس نے دایاں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور ہونٹ نیند کی مدہوشی میں ذرا سے کھلے ہوئے تھے۔ بکھرے بالوں کی 2-4 لٹیں چہرے کے اطراف پڑی تھیں، مگر اس کا گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے کا معصومانہ انداز مجھے کھڑے کھڑے پتھرا سا گیا۔ مریم بھی تو اسی طرح سوتی تھی، بالکل اسی طرح۔ میرے سینے میں درد کی ہلکی سی لہر اٹھی اور میں نظریں چراتا پیچھے ہٹ گیا۔ راستہ بھر اس کی تصویر میری نظروں کے سامنے سے نہ ہٹ سکی، مگر آفس پہنچتے ہی میں بے تحاشا مصروف ہو گیا۔ نیازی صاحب کو اندر بھیجو، آج انہوں نے چیکس پر سائن نہیں کروانے، پھر بینک ٹائم آف ہونے کی بھگڑ مچ جاتی ہے۔ میں نے انٹرکام پر سیکرٹری سے کہا، نیازی صاحب تو ابھی تک آفس نہیں آئے۔ واٹ؟ یکدم میرے منہ سے نکلا۔ دماغ تو ٹھیک ہے ان کا؟ آج سیلری ڈے ہے، پھر 3 کمپنیوں کو پیمنٹ کرنی ہے، اور وہ ابھی تک آفس میں نہیں آئے۔ جلدی ان سے رابطہ کر کے مجھے بتاؤ وہ کب تک آفس پہنچ رہے ہیں۔ میں نے غصے میں کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ نیازی اتنا غیر ذمہ دار انسان تو نہیں، یوں بھی آفس میں سینئر پوسٹ پہ ہے، پھر اکاؤنٹ سیکشن کا ہیڈ،
ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है। मैं खुद ही बुड़बुड़ाता झुल्लाता, ये आगे पड़ी फाइल कभी खोलता कभी बंद करता, गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। 2 बजे तक मसरूफियत इतनी ज़्यादा रही कि मुझे घर फ़ोन करना तो क्या, नियाजी के बारे में पूछना भी याद नहीं रहा। नियाजी साहब को मेरे कमरे में भेजो, मैंने इंटरकॉम पर कहकर रिसीवर रख दिया। बेचारा पीए लम्हा भर बाद बौखलाया हुआ सा अंदर आ गया। सर, नियाजी साहब तो आज ऑफिस ही नहीं आए। मैंने आपको बताया तो था, आज नियाजी साहब की आमद कितनी अहम है इसे मालूम था, इसलिए थोड़ा हकला कर डरते हुए बोला। मैं थोड़ी देर कुछ बोल ही ना सका। तुम्हारी बात हुई नियाजी साहब से? नो सर, इनका सेल मिल रहा था ना लैंडलाइन। फिर इनके घर से किसी ने बताया कि वो घर पर नहीं है, किसी ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। सेल भी उनके पास है। फिर मैं बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। सेल या तो ऑफ मिलता या फिर इंगेज। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था, मुबादा मैं गुस्से में ना आ जाऊं, और मेरे गुस्से का कुछ ऐसा ही हाल था। अव्वल तो बिल्कुल ठंडा ठार, और जो गुस्सा आता तो फिर बिल्कुल बेकाबू हो जाता। मेरी इस गैर मुतवाज़न आदत से मेरा स्टाफ कितना तकलीफ़ उठाता था मुझे इसकी भी खबर थी, और बाद में उसका अजाला करने की कोशिश भी करता था, मगर फिल वक्त मैं इसे बुरी तरह घुर रहा था। जैसे नियाजी के ऑफिस ना पहुंचने में उसका हाथ है। मुझे नियाजी का सेल नंबर मिला कर दो और लैंडलाइन नंबर भी। नामालूम कैसे मैंने खौफते दिमाग को काबू में करते हुए नॉर्मल लहजे में कहा तो उनकी जान में जान आई। वो सच कह रहा था, नियाजी से कोशिश के बावजूद रब्ता नहीं हो सका। वो दोनों नंबरों पर मौजूद नहीं था। मुझे सख्त परेशानी सी हुई। वो ऐसी गैर जिम्मेदार तबीयत का मालिक नहीं था। चलो छुट्टी करनी थी तो दफ्तर में इन्फॉर्म कर देता, यूँ बेचैनी तो ना फैलती। मैं स्टाफ को वक्त पर तनख्वाह देने के मामले में कितना सख्त हूँ, नियाजी को इसका इल्म था फिर भी। और आज शायद मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम स्टाफ को वक्त पर तनख्वाह नहीं दे रहे थे, जिसका मुझे बेहद रंज था और नियाजी पर बेतहाशा गुस्सा। हद करते हैं हसन, आप भी सुबह भी बगैर बताए चले आए, ना नाश्ता किया ना कुछ अपनी सेहत का ख्याल, और अब भी आधा दिन गुजर गया, आपने फ़ोन करने की भी जहमत नहीं की। इतने लापरवाह कब से हो गए हैं आप? मैं सीमा को यकसर भूले हुए था जब 2:30 बजे उसका नाराज़गी भरा फ़ोन आ गया। ओह सॉरी सीमा, मैं बिल्कुल भूल गया, बहुत बिजी था आज। और तुम्हें मालूम है, कोई काम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो या लेट हो जाए, बस मुझे फिर से नियाजी की लापरवाही याद आई। शायद इसलिए कि मुझसे भी बढ़कर लापरवाह लोग होते हैं। बस फिर आपका गुस्सा आसमान से बातें करने लगता है। आखिर आप इस आदत पर कब काबू पाएंगे? ज़िंदगी में इतना बड़ा नुकसान उठा लेने के बाद भी आपको इस बुरी आदत से छुटकारा पाने का ख्याल नहीं आया? वो अफसरदगी से बोली, और मेरे अंदर फिर वही धुंध सी छाने लगी। खैर रहने दें, आप बदलने वाले हैं ना आपकी आदतें, मेरी तवक्को ही फजूल है। लम्हा भर बाद वो खुद को कंपोज करते हुए सर्द लहजे में बोली, यूं भी आपके बदलने से कौन सा हमारा खसारा पूरा हो जाएगा। खैर कब तक आएंगे आप? मेरी घुटी हुई आवाज़ निकली, शायद लेट हो जाऊं। और इस सौगात का क्या करना है जिसे खुदा जाने आप कहाँ से उठा लाए हैं? उसके बेजार लहजे पर मैं चौंका। कुछ नहीं बताया उसने, अपना नाम कुछ भी नहीं, बस पत्थर का बुत बनी घुटनों में सर दिए गुमसुम बैठी है। इसने कुछ खाया पिया? हाँ, मेरे बहुत इसरार पर, बल्कि मुझे ही 12 बजे तरस आया तो ज़बरदस्ती लुकमे उसके मुंह में दिए। 2 निवाले और चाय का आधा कप पिया है और उसके बाद मुंह को ताला लगाए बैठी है। अब लंच में 10,000 मिन्नतें की हैं, इसने आंख उठाकर नहीं देखा। अजब मुसीबत है, ऊपर से भाभी जान के फ़ोन आ रहे हैं। उनके साथ मुझे ज्वेलर की तरफ जाना था, आज इनकी बच्ची का पहला काम है। क्या कहेंगी, मेरे नखरे ही तमाम नहीं हो रहे। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि रात को क्या इमरजेंसी में आपने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलवाया था। सीमा नाक तक बेजार हो चुकी थी, शायद बता देना था मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। मैंने जल्दी से उसे सबसे मुनासिब उज़र बताया और भाईजान और भाभी दोनों शाम को आपकी खैरियत पूछने आ रहे हैं। शैला को इधर छोड़कर आपके पास, मुझे ज्वेलर की तरफ लेकर जाएंगे साथ। अब बताएं। सीमा ने बड़ी अजीब सी सूरत हाल बताई थी, मैं सोच में पड़ गया। आते ही वो इस लड़की के बारे में पूछेंगे, क्या बताऊंगी मैं इन्हें। और सच्ची बात है हसन, मेरा तो रात से इसके माँ बाप की हालत का ख्याल करके कलेजा फटा जा रहा है। इन बेचारों की कैसी हालत होगी, जवान जहान पली पलाई बेटी घर से चली जाए और रात भर अगला दिन आधा गुजर गया। वो तो उसे और अपनी इज्जत को रो पीट कर बैठे होंगे। मैं जानता था सीमा इस मामले में कितनी हसास है, और हो भी क्यों नहीं, जबकि यही सोचकर तो मेरा दिल जल रहा है। बेटियों को इतना बेहिस नहीं होना चाहिए। मैं आहिस्तगी से बोला, हसन, सारी बेटियां बेहिस नहीं होती, कुछ तो माँ बाप की इज्जत की खातिर जान पर खेल जाती हैं, और जो इसकी तरह ये इंतहाई कदम उठाकर घर से निकल जाती हैं, इनको भी शायद इस कदम पर इतना मजबूर कर दिया जाता है और कोई राह इन्हें शायद नज़र ही नहीं आती। सीमा थके थके लहजे में कह रही थी, हम दोनों इस मौजू से बचते हुए अक्सर इसी पर आ जाते। हसन, अमार का कोई फ़ोन नहीं आया, 3-4 दिन हो गए हैं। कुछ देर खामोशी के बाद सीमा ने मौजू बदला, भाई उसके फाइनल सेमेस्टर हैं, तुम्हें उसने बता दिया था कि एग्ज़ाम के दौरान वो बहुत कम फ़ोन करेगा, फिर भी हफ्ते में 2 बार तो करता ही रहा है। आज का दिन देख लो, कल मिलकर कर लेंगे। मैंने उसे तसल्ली दी, वो अब आ जाएगा ना पाकिस्तान, उसकी स्टडीज़ तो ख़त्म हो जाएंगी इस सेमेस्टर के बाद, उसने आपसे कह रखा है ना।
वो बेयकीन से लहजे में पूछ रही थी। मुझे कुछ गुस्सा तो आया, मगर फिर उसकी हालत का ख्याल आकर टल गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा, वो तो खुद वहाँ बहुत बेचैन है आने के लिए, और फिर आएगा तो मेरा ऑफिस संभालेगा, वरना तुम देख रही हो जिस तरह और जिस मुश्किल से मैं सब कुछ हैंडल किए हूँ। कल या परसों इससे दोबारा बात कर लेंगे। वैसे इसने मुझसे कह रखा है, बाबा मैं आखिरी पेपर देते ही निकल आऊँगा, मेरा अब वहाँ दिल नहीं लगता। तो हमें भी बार बार एक ही बात पूछकर उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। मैं अब फ़ोन बंद करता हूँ, तुम भी कुछ खा लो और उसे भी पूछ लो, शायद अब भूख से मजबूर होकर खाने पर राज़ी हो ही जाए। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज़। मैंने जल्दी जल्दी सारी बात समेटते हुए सीमा का जवाब सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। मैं तेज़ी से काम निपटाने लगा। इस दौरान सीमा के 2 फ़ोन आए। वो घर आने को कह रही थी, फिर भी काम निपटाते निपटाते शाम हो ही गई। मैंने दराजों से अपना सामान निकाला और इन्हें लॉक करते हुए उठ ही रहा था कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला। मैं आधा उठा आधा बैठा रह गया। मेरे सामने इरफान न्याजी बेहद परेशान हाल और उजड़े चेहरे के साथ खड़ा था। उसे देखते ही मुझे दिन भर की कोफ्त और गुस्से की याद आ गई कि उसकी गैर हाजिरी की वजह से कैसे आज मुझे जगह जगह माजरती फ़ोन करने पड़े। वादा खिलाफ़ी मैं अपने बिजनेस ही नहीं, ज़िंदगी के हर मामले में बदतरीन समझता हूँ, और मेरे ख्याल में मेरी कामयाब ज़िंदगी में इस सुनहरी असूल का सबसे बड़ा हाथ है। बहुत इत्मीनान था मुझे आप पर न्याजी साहब, आंखें बंद करके आप पर भरोसा करता था मैं। मगर मुझे अफसोस है, मेरा सारा इत्मीनान, सारा भरोसा आज आपकी गैर जिम्मेदार रवैये के सामने चिकनाचूर हो गया। आज आपने जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, मुझे अफसोस है शायद मैं आपको इस ऑफिस में मुसलसल रखने के फैसले पर नज़रसानी करूं। प्लीज़ कल आकर तो सुबह मुझसे मिलिएगा, इस वक्त मैं जा रहा हूं। मैं इस वक्त अपने गुस्से और तैश की इंतहा पर था, और फिर भी बड़ी तहजीब के जामे में रहकर उससे बात कर रहा था। सॉरी सर, मैं कतई भूल गया था कि आज मेरा ऑफिस पहुंचना कितना ज़रूरी है। और वो सर झुकाए पस्त आवाज़ में बोला, जैसे इससे बोला ही ना जा रहा हो। माशाल्लाह, क्या एहसास जिम्मेदारी है आपको। मालूम है आप जिस हसास सीट पर बैठे हैं उसके क्या तकाजे होते हैं। महीना भर लोग अपनी जान हल्कान करके मींह बारिश आंधी तूफान धूप गर्मी की परवाह किए बगैर गधों की तरह इधर आकर काम करते हैं, सिर्फ इस एक दिन की आस में कि इन्हें इनकी बेलौस मेहनत की उजरत आज के दिन यकीनन मिल जाएगी। कल संडे है, यानी 2 दिन पड़ गए, और 2 दिन किसकी आस लटक जाए तो क्या होता है, आपको क्या खबर। मैं फूले सांस के दरमियान रुका, और सबसे बढ़कर जो मुझे अपने बिजनेस क्लाइंट्स के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, 3 जगह पेमेंट करनी थी। आप हजरत सीट पर मौजूद होते तो ऐसा हो पाता। नतीजतन मुझे माजरत शर्मिंदगी न्याजी साहब, बिजनेस ऐसे नहीं चला करते। सॉरी सर, वेरी सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ, और ऐसा तो पहली बार। उसने खुश्क टुकड़ी ज़्यादा होंठों पर जुबान फेरी। कमरे में रोशन दूधिया लाइट्स में वो एक हद से ज़्यादा परेशान हाल, कोई भूखा प्यासा मारा फिरा रहने वाला लाचार इंसान लग रहा था। हालांकि वो तो बहुत खुश लिबास, खुश अखलाक और चेहरे मेरे से भी खुशबाश इंसान लगा करता था। मुझे कुछ एहसास सा हुआ। शायद पहली बार मैंने गुस्से की ऐनक या फिर अपने असूलों के खुद पसंद चश्मे से हटकर उसे देखा था। उस पर मुस्ताद फ़ोन बंद, सेल बंद, यानी हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पलटता पलटता गुस्सा फिर उठ कर आया, और मैं आपे से बाहर हो गया। नहीं सर। उसकी परेशान हाल चेहरे का रंग और भी उड़ गया। उसे शायद चक्कर आया था। वो सहारा लेने को हाथ चलाता हुआ ज़रा सा आगे को बढ़ा और सोफे पर गिरते गिरते ज़मीन पर ढह गया। न्याजी साहब, आप प्लीज़ ये क्या कर रहे हैं, आर यू ऑल राइट। मैं ज़रा घबरा कर आगे बढ़ा। बस गिरने की देर थी, और न्याजी बाजुओं के घेरे में सोफे के किनारे पर सर रखे जो फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे तो हाथ पाँव ही फूल गए। अरे अरे, ये क्या क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। मैं आगे बढ़ा और झुककर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। सर, मेरा सेल फ़ोन तो जाने रास्ते में ही कहीं गिर गया, और घर घर तो मैं गया ही नहीं। रात से सुबह से इधर उधर सड़कों पर मारा मारा फिर रहा हूँ। क्या करूँ। न्याजी ने ज़रा कि ज़रा आंसू से भीगा चेहरा उठाया और हाथ मलते हुए फिर इसी तरह बाजुओं में सर देकर रोना शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारा ये हाल हुआ। और प्लीज़ ऊपर बैठो, उठो नीचे से, शाम का वक्त है, ठहरो मैं पानी देता हूँ तुम्हें। मैं खुद दिल का मरीज़ उसकी हालत देखकर खुद अच्छा खासा परेशान हो गया। पानी के उसने बमुश्किल 2 घूंट पिए और गिलास परे रख दिया। मेरे इसरार पर उठकर सोफे पर बैठ गया। मुझे तो लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। मैं उसके सुते हुए मलूल चेहरे और अंदर को धंसी आंखें देखकर हमदर्दी से बोला। उसने झुका हुआ सर मज़ीद झुका दिया। कुछ खाने को मंगवाऊँ। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा अब बताओ क्या हुआ। मैंने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो उसकी आंखें फिर से नम होने लगीं। आपसे एक मशवरा करना चाहता था। उसने संभलने में कई मिनट लगाने के बाद आहिस्तगी से कहा, कैसा मशवरा। मैंने ज़रा बेताबी से पूछा। उसने फिर सर झुका दिया और किसी गहरी सोच में गुम हो गया। न्याजी, क्या बात है, जो मसला है खुलकर कहो। मैं उसकी लंबी सोच से जिद चाहकर बोला, जब इज्जत दांव पर लगी हो और जान से प्यारी हस्ती की जान के लाले भी पड़े हों तो क्या करना चाहिए। मैं उसकी बेरब्त सी बात से कुछ भी ना समझा। इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए या ज़िंदगी। मैंने एक गहरी नज़र उसके मायूस तारीख चेहरे पर डाली और मामला भी कुछ कुछ समझ में आने लगा।
मेरे तने हुए आसाब यकदम ढीले पड़ गए। मैं कुछ भी जवाब दिए बगैर सोफे से पुश लगाकर बैठ गया। इस दोराहे पर तो चंद माह पहले मैं भी खड़ा था, बिल्कुल ऐसी ही कशमकश के बीच हलकान होता हुआ, मगर न्याजी और मेरे बीच एक फ़र्क था। उसने ऐसी कशमकश के दौरान भी डूबने से पहले किसी का हाथ थामने की सही की थी, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। ऐसी मामूली सी कोशिश भी नहीं की, किसी से मशवरा मांगने की और राय जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। तमाम मामले में खुद को अथॉरिटी समझते हुए खुद ही सारे फैसले किए थे। मैं थाने जाना चाहता हूँ आपको साथ लेकर। उसकी आवाज़ खाली कमरे में किसी बाज़गुज़श्त की तरह गूंजी। क्यों? किस लिए? मैं दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसने जेब में हाथ डालकर कुछ बाहर निकाला और मेरे आगे रख दिया। मैंने हाथ में लेकर वो चीज़ देखी। वो एक तस्वीर थी। मेरी नज़रें उस पर जैसे चिपक कर रह गईं। चलेंगे आप मेरे साथ? उसने आस भरे लहजे में पूछा तो मैंने तस्वीर से नज़रें हटाए बगैर नफ़ी में सर हिला दिया और तस्वीर उसे लौटाते हुए उठ खड़ा हुआ। सॉरी न्याजी, मैं जल्दी में हूँ, मुझे घर जाना है। तुम आ जाओ मेरे साथ, रास्ते में जहाँ कहोगे ड्रॉप कर दूँगा, ओके? मैंने अपना कोट, गाड़ी की चाबियाँ, मोबाइल और वॉलेट पकड़ा और उसके स्याह पड़ते चेहरे की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। मैंने गाड़ी के पास कुछ देर रुक कर उसका इंतज़ार किया और फिर गाड़ी में बैठ गया। थैंक गॉड आपको घर का रास्ता तो याद आया। मैं लाउंज में दाखिल हुआ ही था कि सीमा की चहकती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़ा और फिर खड़े का खड़ा रह गया। बाबा जान, बाबा जानी, सरप्राइज, आई लव यू बाबा जानी। मेरे सामने मुझसे निकलते हुए कद वाला कवि अज़ा, मजबूत चौड़े शाने और हैंडसम सरापा लिए मुस्कुराते चेहरे और चमकती आंखों के साथ मेरा बेटा अमार हसान बाहें फैलाए खड़ा था। मैंने भींच कर उसे सीने से लिपटा लिया। वो भी शायद मेरे सीने से लगने के लिए खूब ही तरसा हुआ था। यंग मैन, ये क्या सरप्राइज़ हुआ जो बूढ़ा दिल का मरीज़ बाबा इतनी बड़ी खुशी ना सहार सकता और दुनिया से ही। अमार ने बेसाख्ता मेरे मुंह के आगे हाथ रख दिया। बिल्कुल नहीं बाबा जानी, ऐसे तो कोई भी बात ना मुंह से निकालनी ना ख्याल में लानी है। आपको ज़िंदा रहना है, बहुत खुशी और भरपूर ज़िंदगी के साथ। अब आपका बेटा जो आ गया है, और देखें वो आना ही क्या हुआ जिसमें सरप्राइज़ ना हो। क्यों मामा जानी? उसने चहकती हुई आवाज़ में पास खड़ी सीमा को भी अपनी मजबूत बाहों के हल्के में ले लिया तो मेरी बेचैन निगाहें बेअख्तियार मरियम के कमरे की तरफ उठ गईं। हम तीनों के मिलाप का ये मंजर मेरी गुड़िया के बगैर किस कदर अधूरा और नामुकम्मल था कि सारी खुशी, सारा वलवला पल भर में जैसे किसी गहरे कुएं में डूब गया हो, उदासी और मायूसी के गहरे कुएं में। अमार और सीमा ने बैक वक्त मेरी नज़रों के ताक़ुब में देखा और इन दोनों के चेहरे भी उसी तासुर से अट गए जो मेरे चेहरे पर दर्ज थे। मैं लड़खड़ाता हुआ सोफे पर बैठ गया तो अमार भी मेरे साथ ही बैठकर मेरे कंधे और हाथ दबाने लगा। ओल्ड मैन, क्या बात है? बुढ़ापे को क्यों खुद पर तारी कर लिया? ये तो बहादुरी ना हुई? वो मेरे दोनों कमज़ोर हाथ अपने जवान हाथों में जकड़कर लाड से पूछ रहा था और मुस्कुराने की कोशिश में मेरी आंखें नम सी होने लगी जिन्हें मैं तेज़ी से झपकने लगा। कम ऑन बाबा, बी ब्रेव। वो इतना मुझे समझता था कि मेरे दिल में करवट लेती हर सोच को मेरी आंखों से पढ़ लिया करता था। मैं उसका हाथ थपकते हुए सर हिलाने लगा। कोशिश तो कर रहा हूँ, अब तुम आगे हो ना, तो दोनों जवान एक दूसरे को मिलकर संभाल लेंगे। क्यों ओल्ड लेडी? मैंने सीमा को थोड़े खुश थोड़े गमगीन चेहरे को देखकर कहा तो वो मुस्कुराती और सर हिलाने लगी। ये आपने दुरुस्त कहा बाबा जान, ये ओल्ड लेडी आप जैसे जिंदा दिल बूढ़े के साथ कुछ सूट नहीं करती। अमार ने मुस्कुरा कर कहा तो सीमा ने उसे घूर कर देखा तो हम तीनों हंसने लगे। ये अलग बात कि इस हंसी में भी नमी की आमेजिश थी। सीमा चाय बनाने के लिए उठ गई। कब आए तुम? मैंने उसे एक बार फिर अपने साथ लगाते हुए पूछा। बस 2 घंटे ही हुए, इसीलिए तुम्हारी माँ बार बार फ़ोन किए जा रही थी। मैं समझा शायद हमारी मोहब्बत में बेकरार हुई जा रही हैं। मैंने ऊंची आवाज़ में कहते हुए सीमा को छेड़ा। बस सारी ज़िंदगी इस शक में ही गुजार दी, यकीन ना किया। वो भी किचन से ही जवाब में बोली तो हम दोनों हंस दिए। एग्ज़ाम कैसे हुए तुम्हारे? A1 बाबा। वो बड़ी पुरशौक निगाहों से मुझे देख रहा था। मुस्तकिल आगे हो ना? मैंने बुलंद आवाज़ में सीमा की तसल्ली कराने को पूछा था। उसके कान हमारी तरफ ही लगे हुए थे। बिल्कुल बाबा, मुस्तकिल तौर पर। बस अब और परदेश में नहीं रहा जाता। मेरे दिल से तो ये मलाल ही नहीं जाता कि इस परदेश और इस तालीम के हसूल के लिए मैंने कितना अनमोल लम्हात खो दिए। कि वो मज़ीद कुछ कहते कहते रुक गया और मैं तो चुप ही हो गया। अमार ने एक नज़र मेरी शर्मसार चेहरे पर डाली और गहरी सांस लेकर सोफे पर सर रखकर कुछ सोचने लगा। तुम बैठो, मैं ज़रा चेंज कर लूँ और फ्रेश हुआ हूँ। मैं उसका कंधा थपक कर उठाया। पता नहीं अभी मेरी ज़िंदगी में ऐसे एहतसाबी मोड़ और कितने आने हैं। काश मैं थोड़ी सी गुंजाइश अपने दिल में पैदा कर लेता। सुलह रहमी क्यों उसकी बार बार ताकीद की गई है तो आज यूं उम्र भर के मलाल मुझे घेरे ना होते। आ भी जाएं हसान, चाय ठंडी हो जाएगी। सीमा की आवाज़ मुझे लम्हा मौजूद में खींच लाई थी। बाबा, आज मैंने बड़ी ज़बरदस्त नई रेसिपी ट्राई की है, आप खाएंगे तो बस। मैं बता रही हूँ, मेरा इनाम पक्का। मरियम की आवाज़ सीमा के ताक़ुब में ही आई थी। बेगम, आज तो फिर हमारी सलामती के लिए दुआ कीजिएगा, आखिर आपका महबूब शौहर हूँ, वो भी आरज़े दिल में मुब्तला। मेरी फरियाद मरियम की आंखों में आंसू ले आई। अंकल, आंटी बुला रही हैं, आ जाए ना।
चाय ठंडी हो रही है। वो मेरे सामने खड़ी थी जिसे मैं यकसर भूल चुका था। मुस्कुराते हुए सर हिलाकर बाहर आ गया। वो हम तीनों के साथ चाय में शरीक थी। लेमन कलर के सूट में दुपट्टा सर पर लिए, सर झुकाए चाय आहिस्ता आहिस्ता पीते हुए कई बार मुझे उस पर मरियम का गुमान गुजरा। चाय के दौरान सिर्फ अमार और सीमा ही बातें कर रहे थे, जबकि हम दोनों बिल्कुल चुप थे। मैंने भाभी को फ़ोन कर दिया है और अमार को देखकर वो गिला ज़रूर करेंगी कि मैंने इन्हें फ़ोन करके बताया नहीं, सीमा कह रही थी और मैं बेध्यानी से कुछ कुछ सुन रहा था। रात को खाने में क्या है? मैंने चाय का खाली कप रखते हुए सीमा से पूछा। वो उठकर जा चुकी थी। ज़ाहिर है अब अमार साहब आए हैं तो एहतमाम भी ख़ास होगा, सीमा ने प्यार भरे अंदाज में अमार को देखकर कहा तो वो कॉलर खड़े करते हुए सर हिलाने लगा। शायद कुछ मेहमान भी आ जाएं, इसलिए खाना मिकदार में ज़रा ज़्यादा ही हो। कौन से मेहमान? सीमा ने चौंक कर पूछा। बस आने ही वाले होंगे, मालूम नहीं खाने में शरीक हों या नहीं, फिर भी तुम अरेंज कर लेना, मैं कहते हुए उठ खड़ा हुआ। सीमा और अमार बातें करने लगे। मैं बेडरूम में जाकर लेट गया। आज का दिन भी कैसा थका देने वाला मगर कितना खुशियों भरा था, और मैं इन खुशियों को अपने दिल के बहुत पास महसूस करना चाह रहा था, इसलिए तना कमरे में आकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद अमार चला आया। मैं ज़रा सा उठ बैठा। ऑफिस कैसा जा रहा है? देख लेना 2-4 दिन में खुद ही आकर। यूँ भी अब मैं कुछ थक सा गया हूँ, तुम्हारे हवाले सब करके खुद कुछ दिन मज़े से गुजारना चाहता हूँ। मैंने मान भरी नज़रों से उसे देखा। यकीनन इस दिन के लिए तो लोग बेटों की तमन्ना करते हैं कि जब वो थकने लगें तो उनके बेटों के तवाना बाजू उनका सहारा बन जाए। और बेटियाँ, मेरे दिल में दर्दनाक सी होक उठी। कैसा दिल से इनका रिश्ता होता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। बेटों से हटकर इनकी अलग ही जगह होती है इस दिल में। मरियम, हरगिज़ नहीं बाबा जान, रोज़ मेरे साथ ही ऑफिस जाना पड़ेगा। पता है ना, काहिली आदमी को जंग लगा देती है। आपको काहिल नहीं होने दूंगा मैं। अमार, तुम्हारा फ़ोन है बेटा? जवाद को पता था तुम्हारे आने का, वही है फ़ोन पर। सीमा ने अंदर आकर बताया तो वो यस कहता हुआ बाहर निकल गया। आप अंदर आकर क्यों लेट गए? बस यूं ही थक सा गया था। तुमने मुझे अमार की आमद के बारे में बताया ही नहीं। मुझे याद आया था, मैंने कहा इतना तो फ़ोन किया, आप रिसीव ही नहीं कर रहे थे। मैं तो किचन में मसरूफ़ थी, गेट खुला ही था। शरीफ कुछ सामान लेने गया था कि मामा मामा की आवाज़ पर मैं चौंक कर बाहर निकली। लाउंज पूरे घर में कोई भी नहीं था। मैं हैरान सी मरियम के कमरे का अधखुला दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ी तो अमार उसे मरियम समझकर बुला रहा था। उसे मैंने मरियम के कपड़े जो पहनने के लिए दिए थे, और उसकी शक्ल देखते ही अमार, मैं बता नहीं सकती मेरे बच्चे के चेहरे पर दुख की कैसी कैफियत थी। दोनों बहन भाई में कितना प्यार था, कहने वाली बात है ना, जताने वाली। वो तो उस रोज़ बस 2 ही दिन के लिए आ सका था। गम से, जुदाई से उसका तो दिल अभी भी भरा हुआ है। मेरे आपके सामने बहादुर जिंदा बना फिरता है, वरना। सीमा दुपट्टे से नाक रगड़ने लगी तो मैं गुमसुम सा हो गया। हम दोनों के बीच फिर खामोशी आ गई थी। अभी अभी भी कल की बात लगती है। 8 महीने, यकीन ही नहीं आता कि वो चली गई है हमें छोड़कर, हमेशा के लिए। कैसे यकीन आए? वो तो इस घर की रौनक थी, हमारी कुल खुशी, मेरी ज़िंदगी, मेरी जान। सीमा बिखर कर बेकाबू होने को थी जब बाहर से अमार की आवाज़ सुनाई दी। मामा, मामू जान का फ़ोन आ रहा है, कहें तो अटेंड कर लूँ या इन्हें आने पर ही सरप्राइज़ दूँ? वो दरवाजे में खड़ा पूछ रहा था। मैं देखती हूँ। वो चेहरा पहुँचती बाहर निकल गई तो अमार भी उसके साथ ही चला गया। सारे कमरे में मरियम और सीमा की सिसकियाँ गूंजने लगी थीं। इनकी बोझल सिसकियाँ और हिचकियाँ, कमरा इतना भर गया कि मेरा दम घुटने लगा। मैं लंबे लंबे सांस खींचते हुए खुद को घसीटता बाहर निकल आया। वो दोनों लाउंज में बैठे थे। सीमा, मुझे चाय का 1 कप बनाकर बाहर भिजवा दो, मैं बाहर लॉन में हूँ, मैं कहता हुआ तेज़ी से बाहर निकल आया। बाहर गहरी शाम हो चुकी थी, बल्कि रात अपने पर फैलाए उफक के सब किनारों पर छा गई थी। मैं नढाल सा कुर्सी पर गिर गया और खुली फजा में खूब गहरे गहरे सांस लेने लगा। बाबा, आर यू ऑल राइट? मरियम चुपके से मेरे साथ पड़ी कुर्सी पर आ बैठी और मेरा सांस रुक सा गया। मैं एकटक उसकी तरफ देख रहा था और वो सफ़ेद कॉलेज के यूनिफॉर्म में अपना खिला खिला सा चेहरा लिए मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा खिला हुआ था मगर आंखों में गहरी स्याह उदासी थी, जैसे ये स्याह शाम उसकी आंखों में उतर आई हो। वो मुस्कुरा रही थी मगर मुझे लगा वो रो रही थी। होले होले उसकी सिसकियां सुनाई देने लगी। मरियम, तुम रो रही हो? मेरे लब कप आए तो वो मुंह खोलकर कुछ कहने लगी और फिर चुप कर गई। उसकी आंखों से गहरी शाम आंसुओं की सूरत में टपक रही थी और मेरे दिल में दर्द की लहरें करवट ले रही थी। मैं सीने पर हाथ रखे उसे तके जा रहा था। बाबा जल्दी करें ना, मुझे कॉलेज से देर हो रही है। वो यूनिफॉर्म में तैयार अपने स्याह लंबे सिल्की बालों की ढीली ढाली चोटी बनाती कैचर लगाती मेरे सामने आकर बोली थी। मैंने अखबार एक तरफ रख दिया। मैं तो 10 मिनट से तैयार बैठा हूँ, बस हमारी प्रिंसेस की तैयारियाँ ही तमाम नहीं हो रही, फिर पीरियड छूट जाने का इल्ज़ाम भी पापा के सर आएगा। मैंने मोहब्बत से उसे तके हुए कहा। उसकी दूधिया रंगत में हल्की सी पिलाहट थी और कमज़ोर तो वो शुरू से ही थी। वो प्री मेच्योर बेबी थी और हम दोनों ने फिर उसके बाद उसे अपने हाथ का छाला ही बनाए रखा था, मगर उसकी जिस्मानी कमज़ोरी अच्छी से अच्छी खुराक, तवज्जो और मोहब्बत से भी दूर ना हो सकी थी। मगर फिर भी इन
दिनों उसकी सेहत पहले से भी बहुत अच्छी और पीली रंगत में हल्की हल्की सुर्खी तैरती नजर आने लगी थी। मैंने नज़र लग जाने के डर से नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। वो अपना बैग चेक कर रही थी जब सीमा ने ज़बरदस्ती उसे दूध का ग्लास पिलाने की कोशिश की। प्लीज़ मामा, सुबह सुबह ना दिया करे मुझे। कम से कम दूध नहीं, मैंने स्लाइस ले लिया है, बटर के साथ दूध पीऊँगी तो उल्टी आ जाएगी, यूँ भी मुझे देर हो रही है। उसने जान छुड़ाने को आगे बढ़ते हुए कहा। मुझे पता था सीमा उसकी कोई दलील नहीं मानेगी, और यही हुआ। मरियम को आधा गिलास तो पीना ही पड़ा, और वो बुरे बुरे मुंह बनाती मेरे साथ गाड़ी में आ बैठी। जब तुम्हें मालूम है तुम्हारी मामा तुम्हें दूध पिए बगैर कॉलेज नहीं जाने देंगी, तो फिर तुम पहले ही इनकी बात क्यों नहीं मान लेती? मैंने उसके मुंह के जाविये देखते हुए उसे छेड़ा। मामा अपनी आदत से मजबूर है बाबा, ज़रा मैं अपनी से इसलिए कुछ नहीं हो सकता। और ये दूध, माय गॉड, रात को भी ज़बरदस्ती, जब तक मैं पूरा कप पी ना लूँ। मामा ने तो बस मुझे बिल्कुल ही दूध पीती बच्ची समझ लिया है। प्लीज़ बाबा, किसी तरह मेरा इस दूध से जान छुड़ा दें। उसे शुरू से ही दूध पसंद नहीं था। शेवख्वारी के अलावा हम बाकी के साल बहलाते बुचकारते, खिलौनों और आउटिंग का लालच दिलाते, दूध पिलाते रहे थे, मगर अब जब वो इन बहलावों और लालच की उम्र से निकल आई थी, खाने पीने के मामले में बहुत तंग करने लगी थी। भाई तुम तो हम दोनों के लिए अभी भी दूध पीती बच्ची हो, बल्कि प्रॉब्लम चाइल्ड। अगर तुम खुद से नॉर्मल बच्चियों की तरह खाना पीना शुरू कर दो तो तुम्हारी माँ की आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। मैं भी मामले में उसकी हमायत नहीं करता था। व्हाट आपका मतलब है बाबा जानी, मैं नॉर्मल नहीं? वो अपनी स्याह आंखें फैलाकर खफगी से बोली, तो मैं हंस दिया। ऐसी बात नहीं, मेरी बेटी तो बहुत स्पेशल है। मैंने उसका जी बढ़ाने को हंसकर कहा तो उसे और ही गुस्सा आ गया। यानी स्पेशल, प्रॉब्लम चाइल्ड? बाबा आपका मतलब क्या है इन दोनों टर्म्स का? वो आंखें निकाल कर बोली थी, और मुझे एहसास हुआ मैं ज़्यादा लाड जताने के चक्कर में खासे ऑकवर्ड अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। खुशियार छुपाने को हंस दिया। भाई सीधा सा हल है, खुद से खा पी लिया करो और बस। मैंने जान छुड़ाने को कहा तो वो मुंह फुलाकर बैठ गई, और कॉलेज तक मुझे उसे मुख्तलिफ हीलों और बहानों से मनाना पड़ा। वो ऐसी ही थी, पल भर में खफा तो पल में खुश, और उसकी खुशी में, उसकी हंसी में हम दोनों मियाँ बीवी और अमार की जान थी। जब से अमार हाई स्टडीज़ के लिए बाहर गया था, हम दोनों की तवज्जो का मरकज़ मरियम ही बनकर रह गई थी। फिर वो आदतों की इतनी प्यारी थी कि हमारे बेतहाशा लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा नहीं था। उसे भी हम दोनों से उतना ही प्यार था जितना शायद हम दोनों को। वो कभी कोई बेजा जिद नहीं करती थी। आम लड़कियों की तरह उसे बेतहाशा कपड़ों, जूतों या ज्वेलरी का भी शौक़ नहीं था। ना वो मूवीज़ और दूसरी इस तरह की सरगर्मियों की रसिया थी, और ना उसका बहुत वसी हल्का अहबाब था। ना ज़्यादा दोस्तों के घर आना जाना, ना इन्हें ज़्यादा बुलाना। इस मामले में मैं और सीमा दोनों ही थोड़े सख्त थे, और उसने कभी अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। हम दोनों के दिलों में उसकी बड़ी ख़ास जगह थी, मगर ये ख़ास जगह उस दिन हिल कर रह गई जब मैंने पहली बार उसे एक बाप, एक गैरतमंद सख्तगीर बाप की नज़र से देखा। वरना तो वो मेरे लिए खूबसूरत गुड़िया की तरह थी, जो हम दोनों का दिल पसंद खिलौना थी। मरियम को कॉलेज में ड्रॉप किया करता था, कभी कभार पिक भी कर लिया करता था। सीमा जाकर उसे ले आती, मगर शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से सीमा ड्राइव करने से खासी घबराने लगी थी। जब से उसे बीपी का प्रॉब्लम हुआ था, जब हम दोनों में से कोई भी ना जा पाता उसे पिक करने, तो वो अमूमन पब्लिक कन्वेंस से भी आ जाया करती थी, और हमने उसे इसमें कोई ख़राबी या बुराई महसूस ना की थी। मगर शायद ऐसा अंधा इत्तेमाद भी अच्छा नहीं होता, ख़ास तौर पर बेटियों के मामले में एक आंख चौकनी रखनी चाहिए। मगर हमारे तो दोनों आंखों पर उसके प्यार और अंधे इत्तेमाद की पट्टी बंधी थी। और बात शायद ये भी नहीं थी कि हर उम्र के कुछ तकाजे होते हैं, और जवानी के तकाजे तो उम्र के हर दौर से जुदा और निराले होते हैं। आदमी वो कुछ कर गुजरने को सोचने लगता है जिसका उसने कभी गुमान तक ना किया होता। मरियम का उस लड़के के साथ क्या ताल्लुक़ था, और ये ताल्लुक़ किस हद तक के अंदर दाखिल हो चुका था, मुझे उसका अंदाज़ा इन दोनों को बेतकल्लुफ़ी से एक साथ बाइक पर बैठे देखकर हो गया था। लड़का शक्लो सूरत का बुरा नहीं था, और जैसी खुश एक मनपसंद दोस्त की हमराही में चेहरे पर झलक सकती थी, इस खुशी ने उसके चेहरे को और भी दिलकश बना दिया था। देखने में वो अच्छा खासा हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का था। और मरियम उसके कंधे पर हाथ रखे, बाइक से टकराती हवा के ज़ेरे असर चेहरे पर आती बेतकल्लुफ़ लटों को सुलझाती, हंसी मुस्कुराती उससे बातें कर रही थी, और अनमोल खुशी की वैसी ही चमक उसके चेहरे को भी दीदा ज़ेब बनाए हुए थी। और मुझे लगा किसी ने सारी सड़क की ट्रैफिक मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी हो। मेरे सीने में अटका सांस बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो दोनों हंसते बातें करते, एक दूसरे में गुम इर्द गिर्द से बेखबर मेरी गाड़ी के पास से गुजर भी गए, यूं जैसे मुझे रौंद कर गए हों, और मैं जैसे अपने हवासों में ही नहीं था। मेरी लाडली बेटी इस तरह मेरे इत्तेमाद के परखचे उड़ाएगी, मुझे उसका रत्ती बराबर भी गुमान नहीं था। उस शाम मैं कैसे घर पहुंचा मुझे नहीं मालूम, और ये तो मुझे घर में दाखिल होने के बाद याद आया कि ये कॉलेज टाइम भी नहीं था। मरियम कहाँ है, मैं किन हालों में घर में दाखिल होकर चिल्लाया था, मुझे नहीं पता था। सीमा आटे में लिथड़े हाथ लिए किचन से निकली और मुझे कुछ हैरानी से देखने लगी।
اپنے کمرے میں ہے، وہ کچھ دبی ہوئی آواز میں بولی، مریم مریم۔ وہ کسی خونخوار شیر کی طرح دھاڑا تو وہ اپنے کمرے سے حیران سی نکلی، تم آج کالج سے واپسی پر کس کے ساتھ آئی تھی؟ میں غصے میں پاگل ہو رہا تھا، صرف اس کے جواب کا منتظر اس کے پاس کھڑا تھا کہ میرے چہرے پر کیا درج تھا یا اس کا دل کا چور سامنے آ گیا تھا۔ وہ بدک کر ذرا پیچھے ہوئی، بولو کس کے ساتھ آئی تھی تم؟ اس کی خاموشی پر میرے بدن میں جیسے کوئی گولا سا پھٹ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے میں آپ پک کرنے نہیں گئے تو میں پبلک سے ہی آئی ہوں گی، سیما نے کچھ ڈر کے ہولے سے کہا۔ شٹ اپ، تم چپ کرو، بولو تم کس کے ساتھ آئی تھی؟ میں دھاڑ کر عین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ بابا وہ وین، وہ میرے غصے سے خائف ہو کر ہلکا ہلکا کانپنے لگی تھی۔ جھوٹ مت بولنا، سنا تم نے؟ میں نے قہر بھرے انداز میں انگلی ہوا میں اٹھا کر اسے متنبہ کیا تو اس کی نظریں جھک گئیں۔ یہ اس کا اعتراف جرم تھا۔ کون تھا وہ؟ بولو۔ اب میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کیسے آئی تھی، اس کا جھکا سر مجھے اس سوال کا جواب دے چکا تھا۔ وہ بابا میرا کلاس فیلو، اس نے لرزتی آواز میں کہنا چاہا۔ تم عزت تک گر جاؤ گی، ہماری عزت، ہمارے اعتماد کی دھجیاں اڑاتی یوں اس آوارہ لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہماری عزت کو رونتی پھرو گی بے حیا لڑکی۔ غصہ، طیش، غضب کی ایسی منہ زور لہریں تھیں جو لگتا تھا میرے سارے وجود کو کسی گہرے سیال میں بدل کر بہانے جائیں گی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سیما گھبرا کر اس کے آگے ہوئی۔ پوچھو اس بے غیرت سے، یہ صلہ دیا اس نے ہمارے اعتماد، ہماری محبت کا۔ یوں سریام ایک انجان لڑکے کے ساتھ لگی کس طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتی، ہماری عزت کا جنازہ نکالتی جا رہی تھی۔ پوچھے اس بے حیا سے، کس نے نہ دیکھا ہوگا اسے یوں کسی آوارہ لڑکی کی طرح، کسی اجنبی غیر لڑکے کی کمر کندھے پر ہاتھ رکھے۔ اچھا کرتے تھے لوگ جو بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، کم از کم اس رات سے تو بچ جایا کرتے تھے جو یہ بیٹی ذات ماں باپ کی قسمت میں لکھنے کے لیے جوان ہوتی ہے۔ اور آج وہ بدقسمتی لکھی گئی ہماری قسمت میں بھی۔ لو پڑھ لو اس کے بدبخت سیاہ چہرے سے، یہی سیاہی اس نے ہمارے منہ پر مل دی ہے۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، احسان فراموش۔ میں زندہ رہا تو زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، لے جاؤ اسے میرے سامنے سے، جاؤ۔ میں اپنے سینے میں اٹھتے درد کو دباتا پیچھے پڑے صوفے پر گر گیا تھا۔ بابا پلیز یوں نہ کریں بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم بابا، آپ کے سر کی قسم بابا، وہ میرا صرف کلاس فیلو ہے۔ کوئی کنوینس نہیں مل رہی تھی تو مجھے مجبور ہو کر وہ آ کر میرے قدموں میں گڑ گڑا کر کہنے لگی۔ میں نے نہ جانے کیسے سیدھا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح دور لڑھکتی چلی گئی، اس کے ہونٹوں سے سرخ سرخ خون نکل پڑا اور آنکھیں ایک دم سفید پڑ گئی تھیں۔ وہ حق تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، اس سے کہو یہاں سے چلی جائے، میں زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ میں سینے پر ہاتھ رکھے دوہرا ہو کر چلایا تو سیما اسے پکڑ کر وہاں سے لے گئی اور میں اپنے سینے میں درد کی اس ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے بار بار وہی منظر ریوائنڈ ہو کر آ رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نڈھال ہو کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ بابا مجھے معاف کر دیں بابا پلیز۔ میں گہری نیند سے اس آواز سے جاگا تھا۔ وہ میرے پاؤں سے لپٹی، ان پر گرم گرم آنسو گراتی دھیمی آواز میں مچل مچل کر کہہ رہی تھی، آج کتنے دنوں بعد میری طبیعت سنبھلی تھی۔ 2 دن مجھے ہسپتال بھی رہنا پڑا تھا۔ دل کا درد تو ٹھیک ہو گیا تھا مگر جیسے مریم کی طرف سے میرے سینے میں دل کی جگہ کسی نے پتھر گرایا تھا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ وہ جس کی شکل مجھے دنیا میں سب سے پیاری تھی، اسی سے مجھے دل کی گہرائیوں سے نفرت ہو گئی تھی، اور وہ آواز جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ سریلی، سب سے پیاری لگتی تھی، میں اس آواز کو سن کر بہرا بن جانے کی تمنا کرنے لگا تھا۔ سیما اس سے کو چلی جائے یہاں سے، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا۔ میں نے ہلکے اندھیرے میں کرسی پر بیٹھی سیما سے ترش لہجے میں کہا تو وہ زبردستی اسے میرے پیروں سے جدا کر کے وہاں سے لے گئی۔ میں اس کے بارے میں سوچتا جو جیسے میری رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑنے لگتی۔ ان دونوں کے ہنستے مسکراتے بے باک چہرے مجھے آگ کی لپیٹوں میں سلگانے لگتے اور میرا جی چاہتا میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ حسان، اس کا جرم اتنا بڑا نہیں۔ اس روز واقعی شہر میں پبلک کنوینس کی جزوی ہڑتال تھی۔ وہ گھنٹہ بھر سے اسٹاپ پر کھڑی تھی اور سیل وہ گھر بھول گئی تھی، ورنہ مجھے یا آپ کو کال کر لیتی۔ سیما نے 7ویں روز دبے الفاظ میں اس کی حمایت کا پہلا صفحہ کھولا اور میں بھڑک گیا۔ اگر تم اس کی بے غیرتی کی حمایت کرو گی تو میں تمہیں اپنی زندگی سے کھرچ کر یوں پھینک دوں گا جیسے تم میری زندگی میں کبھی شامل ہی نہیں ہوئی۔ میں نے اتنی نفرت سے کہا کہ سیما پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ اسے مجھ سے اتنی سختی، اتنی نفرت کی توقع نہیں تھی۔ وہ سر جھکا کر بہت دیر بیٹھی رہی مگر پھر مریم کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بولی۔ اگلی صبح مریم تیار ہو کر کالج جانے لگی۔ میں کمرے میں لیٹا گھر کے اندر سے آنے والی آوازوں کو سن رہا تھا۔ سیما، میری للکار پر وہ لپک کر آئی تھی، اس سے کوئی آج کے بعد کالج نہیں جائے گی۔ مریم دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، مجھے معلوم تھا، پر اس کے اقدام
सीमा बिदबिदाई और मेरे चेहरे को देखकर चुप कर गई। तुम अपने भाई से कहो हम बिलाल के लिए इसका रिश्ता करना चाहते हैं और महीना भर में शादी। आज जाकर इनसे बात करो। मेरी अगली बात पर वो उछल ही पड़ी। हसन कैसी बातें कर रहे हैं? वो खासी देर बाद बोली, उसके जिंदा रहने की यही सूरत है, वरना इसे कहो मर जाए। आज सोचता हूँ तो अपनी शक्ल कल्बी पर हैरत ज़दा रह जाता हूँ। मैं इतना जालिम, इतना कठोर कैसे बन गया? दरवाजे की ओट में खड़ी मरियम रोती हुई भाग गई। हसन, अपने मुंह से बेटी का रिश्ता लेकर जाऊं, कैसी बातें कर रहे हैं? सीमा ने नरमी से मुझे समझाना चाहा। नहीं ले जा सकती तो फिर इसे जहर दे दो या किसी अंधे कुएं में धक्का। मैं संग दिली से बोला, ऐसा क्या कर दिया है उसने जो आप? वो तलखी से बोली और चुप कर गई। यूं करो इसे ज़रा खुला छोड़ दो, फिर देखो क्या क्या नहीं करती तुम्हारी ये मासूम बेटी। मैं सफाकियत से बोला और सीमा फूट फूट कर रोने लगी। अभी मैं जिंदा हूँ, मर जाऊंगा तो जी भर कर रोना पीटना और बैन करना। मैं नफरत, गुस्से और पागलपन की इंतहा पर था। मुझे किसी की मोहब्बत, किसी रिश्ते की गहराई महसूस ही नहीं हो रही थी। बस एक ही मंजर, एक ही पल नज़रों में, दिमाग में कुंद होकर रह गया था, जिसने मुझे पागल कर रखा था। मैंने दबे लफ्ज़ों में भाईजान और भाभी से बात की थी। वो हंसकर टाल गए। मेरे इसरार पर उन्होंने बिलाल और मरियम की तालीम का बहाना कर दिया। मैंने महज रिश्ता तय करने या बात पक्की करने को कहा था तो भाभी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि वो अपनी भांजी बिलाल के लिए पसंद कर चुकी हैं। तो मेरे बोलने की फिर गुंजाइश ही नहीं रही। अगली शाम सीमा शर्मिंदा, कुछ दुखी सर झुकाए मुझे बता रही थी, फिर इससे कहो जिससे मोहब्बत की पींगें बढ़ाती, शहर भर को बेहयाई का तमाशा दिखाती जा रही थी। इससे कहें कि इससे 2 बोल पढ़ाकर ले जाए। मेरी नफरत और गुस्से में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा था। सीमा ने दुख भरी नज़रों से मुझे देखा। हसन, वो महज उसका क्लास फेलो है। झूठ, श्रीहन झूठ। मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती। इन दोनों के ताल्लुकात किस दायरे से निकलकर किस हद में दाखिल हो चुके हैं मैं देख चुका हूँ। करो बात अपनी लाडली से जाकर। मैं इस तरह कह रहा था जैसे वो मेरी सौतेली तो क्या, दूर परे से भी कुछ नहीं लगती। सीमा मुझे देख कर रह गई और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। देखा क्या कहा था मैंने? बुलाओ उस लड़के के माँ बाप को और कहो इसे ले जाए यहाँ से। मैं यूं हकारा से बोला जैसे घर कचरा उठवाने को कह रहा हूँ। बाबा, किसी को पसंद करना जुर्म नहीं, मगर ये पसंदगी हम दोनों के दरमियान अभी डिस्कस नहीं हुई थी। और वो ना जाने कैसे जुर्रत करके मेरे सामने आ गई थी। मुझे यूँ लगा जैसे मरियम की जगह कोई हड्डियों का ढांचा हो। 10 ही दिनों में वो आती भी नहीं रही थी और बड़ी बड़ी सफ़ेद पड़ती आंखों के गिर्द स्याह बड़े बड़े हाशिए थे। दूधिया पिलाहट, खुले रुखसार और अंदर को धस गए थे। वो सदियों की बीमार लग रही थी। पहली बार मेरा दिल अपनी जगह से हिला। तो अब कर लो डिस्कस, लो फ़ोन करो और उसे बुला लो। मैंने नरम पड़ते दिल को धक्का देकर परे हटाया और सरहाने पड़ा फ़ोन उसके आगे कर दिया। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखते हुए सफ़ेद पड़ गई थी। बस करें खुदा के लिए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया उसने। सीमा बेटी की हालत देखकर रो ही पड़ी। मैंने तो एक ही बार देखा था ना उसके साथ इसे। इससे पूछो पहले कितनी बार हमारी आंखों में धूल झोंक चुकी है ये। वो उठकर मेरे बिस्तर के पास आ गई। बाबा, आपका बस मुझ पर इतना ही भरोसा था, इतना ही इत्तेमाद था आपको अपनी बेटी पर? वो टूटे हुए लहजे में पूछ रही थी। तुम पर मुझे अंधा इत्तेमाद था और तुमने मेरे इत्तेमाद को चिकना चूर कर दिया है। अब तुम सोने में भी ढल कर आ जाओ, मेरा इत्तेमाद तुम पर बहाल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी सूरत देखना हूँ तो चली जाओ मेरे सामने से। मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। बाबा, आपके इत्तेमाद के बगैर मुंह छुपाकर जिंदा तो शायद मैं भी ना रह सकूं। वो अटक अटक कर बोली और उल्टे कदमों बाहर निकल गई। हसन, बस करें, माफ़ कर दें उसको प्लीज़, खुदा के लिए। सीमा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए तो मैं चुप कर गया। ठीक है, तुम इसे जल्द से जल्द कहीं भी रुखसत करने का इंतज़ाम करो। मैं अपने दिल को समझाने की कोशिश करता हूँ, मगर इसे कहो मेरे सामने ना आए बस। मैंने अपनी तरफ से गुंजाइश पैदा करते हुए कहा तो सीमा पथराई हुई नज़रों से मुझे देख कर रह गई। मैं क्या करता, लाख समझाने पर भी मेरा दिल उसकी तरफ से साफ नहीं हो रहा था। और दुख, क्या मुझे दुख नहीं था? मैं छत को तकते हुए सोचने लगा। बल्कि इस खाला के देवर का बेटा मैट्रिक शायद फेल है के पास अपनी दुकान है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की। खाते पीते लोग हैं, 7 बहन भाई, सबसे बड़ा इम्तियाज़, और ये लोग महीने के अंदर शादी कर लेंगे। खाला बल्किस मेरे इसरार पर खासी मशकूक हो रही थी, मगर आपकी बीमारी और हालत का सुनकर देखकर कुछ कायल तो हो गई और इन लोगों को भी कायल कर लिया। आज शाम को वो डेट फिक्स करने आएंगे, इस महीने की कोई भी तारीख जो आप कहें। वो रंजीदा शिकस्त खोरदा सी मुझे यूँ बता रही थी जैसे मैं सुनते ही उठकर खुशी से नाचने लगूंगा। मरियम उस दिन के बाद मेरे सामने नहीं आई थी। मैं अब 1-2 घंटों के लिए ऑफिस भी जाने लगा था, घर के अंदर भी फिरने लगा था, मगर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहता। मेरा दिल बार बार बेचैन होता, एक बार उसे देखूं तो सही। उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था, खाना पीना सब छोड़ रखा है उसने। बरसों की बीमार लगने लगी है, आप ही उसे बुलाएं। अब तो उसने चले जाना है इस घर से। सीमा की बात पर मेरा दिल तड़प उठा, मगर बज़ाहिर पत्थर बना रहा, और इम्तियाज़ उसके घर वालों को देखकर मेरे पत्थर दिल को जोर की ठेस लगी थी। वो नॉर्मल से भी गई गुजरी शक्ल का पुख्ता उम्र का और पक्के रंग वाला शख्स था, जिसे जवान तो नहीं कहा जा सकता था।
वो किसी भी तरह मरियम के साथ सूट नहीं करता था। सीमा तो उसे देखते ही गिंग हो गई थी और बोला, मुझसे भी कुछ नहीं गया। सिर्फ खाला बल्कीस ही उसके कारोबार के बारे में ज़मीन आसमान के कलावे मिला रही थी और हम दोनों बेध्यानी से बैठे कुछ और ही सोच रहे थे। ए सीमा बेटी, बच्ची को तो बुलाओ। बल्कि इस खाला को याद आ ही गया कि वो इधर क्यों आई हैं। वो पीले जोड़े में मुंह तक आगे किए हुए आंचल में हड्डियों का ढांचा लग रही थी। क्या बच्ची को खिलाती पिलाती नहीं? बल्कि इस खाला उसे देखते हुए बोली, खाला मुझे तो कोई बीमारी लगती है ऐसे, कोई टीबी शीबी। इम्तियाज़ की माँ ने बल्कि इस खाला के कान में बुलंद आवाज़ में सरगोशी की थी। सीमा ने तड़प कर इन्हें देखा। मरियम आओ तुम अंदर चलो। वो उसे उठाकर अंदर ले गई, फिर दोनों ही वापस ना आई। सीमा किधर रहेगी, बुलवाओ तुम, हम जाएं। इस महीने की 25 तारीख ठीक रहेगी? मुंह तो मीठा करे आकर। कहाँ ऐसी अतावली हो रही थी तारीख पक्की करने के लिए? बल्कि इस खाला कह रही थी और मैं सीमा को बुलाने के बहाने उठ गया। मेरा ख्याल था सीमा रात को इन लोगों के बारे में बात करेगी और शायद मेरी मिन्नत समाजत भी कि ये रिश्ता किसी भी तौर मरियम के लिए मुनासिब नहीं, तो फिर मैं भी उसकी हमायत कर ही डालूंगा। मैं लाख मरियम से नफरत के दावे करूं, मेरा दिल अंदर से अभी भी उसके लिए तड़प रहा था। मगर सीमा ने तो जैसे चुप का रोज़ा रख लिया, कसम खा ली थी कि इस मामले में अब एक लफ्ज़ ना कहेगी। हम दोनों ही अपनी अपनी अनाओं के घोड़ों पर चढ़ बैठे थे। ना मैं झुकना चाहता था, ना वो नीचे उतरकर बात करना चाह रही थी। और हमारी अनाओं की इस जंग में हमारी मरियम, हमारी जान से प्यारी बेटी, अपनी जान हार गई। मालूम नहीं मरियम ने या सीमा ने हारिस को फ़ोन करके बुलवाया था। मरियम का वही क्लास फेलो जिसके साथ मैंने उसे देखा था, वो अपनी माँ के साथ मरियम के कॉलेज न आने की वजह मालूम करने आया था और उसकी माँ ने इशारे किनाए में अपने बेटे की पसंदगी का इजहार भी कर डाला था। सीमा ने जवाब में मुझसे बात करने को कहा और जब उसने मुझसे बात की तो मुझे तो पतंगे ही लग गए। तुमने इन्हें बताया नहीं कि हम इसका रिश्ता तय कर चुके हैं? दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आपका? वो आदमी मेरी मरियम के जोड़ का है भी, कुछ खुदा का खौफ करें। सीमा के सब्र का पैमाना छलक गया। इस आदमी का रिश्ता भी तुमने ही पसंद किया था। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की और जो बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम मानती नहीं थी। कौन सी बात? वो चौंकी कि इन दोनों के बीच ताल्लुकात किस नहज के हैं। मेरे कहने पर सीमा तासुफ भरी नज़रों से मुझे देखकर रह गई। अगर ऐसा है भी तो कौन सा जुर्म किया है उसने? किसी को पसंद करना बस बंद करो। मेरे सामने ये बेहयाई की बातें। ना जाने क्यों मेरी गैरत को जैसे कोई दिया सलाई दिखा देता था। तुम इस रिश्ता कहीं भी करो, मुझे इस बात की परवाह नहीं। अगर तुम इस लड़के से इसका रिश्ता करोगी तो मैं ज़िंदगी भर कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। मैं ये कहना नहीं चाहता था, ना मेरा ऐसा इरादा था, मगर शैतान गुस्से की शक्ल में मुझ पर हावी हो चुका था। और अगर इम्तियाज़ से तो शायद मैं उसे माफ़ कर सकूँ, मैंने कहकर मुँह फेर लिया। फिर मरियम खड़ी थी, इतनी जर्द जैसे सरसों का मुरझाया हुआ फूल। उसके लब भींचे हुए थे। उसने लबों से कुछ कहा भी नहीं, बस अजीब सी नज़रों से मुझे देखती रही। मैं उससे नज़रें चुराता अपना गुस्सा दिखाता बाहर निकल आया। अभी गेट तक पहुंचा था कि सीमा की चीखों ने मुझे पलटने पर मजबूर कर दिया। मरियम ज़मीन पर औंधी गिरी थी। वो तो किसी फूल की मानिंद हल्की हो चुकी थी और इस बेवजन फूल को मैंने उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और उसी लम्हे उसे माफ़ भी कर दिया। मरियम की ज़िंदगी मेरे लिए क्या मानी रखती है? इस 45 मिनट के सफ़र के दौरान मुझ पर खुला। मैं ड्राइविंग के दौरान मुसलसल रो रहा था, उसे पुकार रहा था जो मेरे आंसुओं और मेरी सदाओं से बेखबर इसी तरह लब भींचे सीमा की गोद में सर रखे गहरी नींद सो रही थी। सीमा, इसे बुलाओ, उठाओ, इसे बताओ इसे मैंने माफ़ कर दिया है, माफ़ कर दिया है मैंने अपनी मोमो मरियम, मोमो मोमी। जानू बाबा बुला रहे हैं, उठो, आंखें खोलो, देखो मैं अब राज़ी हूँ तुमसे, खुश, बल्कि बल्कि पहले की तरह। सॉरी बेटा, मैं नाराज़ था, तुम मना लेती। प्लीज़ मेरी तरह नाराज़ नहीं होना प्लीज़। मैं दिल ही दिल में उसकी मिन्नतें करता ज़ारों की तार रो रहा था, मगर वो ज़िद में मुझ पर गई थी। मेरे लाख पुकारने पर भी ज़रा ना हिली। हार्ट फेल हुआ है इनका, शायद किसी शदीद टेंशन या दबाव की वजह से, डॉक्टर ने पहले चेकअप में ही कहते हुए सफ़ेद चादर उसके जर्द चेहरे पर करते हुए आहिस्तगी से कहा। तो हम दोनों मियाँ बीवी बेयकीनी से उसे देखते रह गए। इतनी सी उम्र में भला, इतनी कम उम्री में कौन हार्ट फेल से मर सकता है? डॉक्टर साहब, मैं 7 साल से हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ये तो यंग है, इसे कैसे ये तकलीफ़ हो सकती है? आपको गलत फहमी हुई है, प्लीज़ आप अच्छी तरह चेक करें, देखें तो सही। मैं दरवाजे तक गए, डॉक्टर को खींचते हुए बोला, इस तकलीफ़ के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं। शायद इनका दिल पहले से ही कमज़ोर हो और किसी अचानक टेंशन की वजह से ये संभल ना सकी हूँ। तो मुझे लगा कि ये जैसे मेरे हाथ से कोई बहुत कीमती कांच गिरकर चिकनाचूर हो गया हो। आपकी बच्ची का दिल कमज़ोर है, इसका बहुत ख्याल रखें आप। कोई अचानक खुशी, कोई बहुत गहरा गम या खौफ इस पर इस अंदाज में असर नहीं करेगा जैसे आम लोगों के दिल पर करता है। ये बहुत नाजुक है। कांच की चीज़ों की पैकिंग पर जैसे लिखा होता है, बचपन में जब रात को ये अंधेरे से किसी खौफनाक बला के तस्वुर से खौफजदा होकर चिल्लाने लगती थी और उसे कितने दिन बुखार रहा था, तो हम उसे चिल्ड्रन साइकेट्रिस्ट के पास ले गए थे और
اس نے ہمیں یہ تاکید کی تھی، اور ہم دونوں نے اسے قیمتی تاکید کو یوں اپنے دل سے باندھ رکھا تھا کہ کبھی اسی تیز آواز میں پکارا تک نہیں کہ کہیں مریم کے کمزور دل کو کچھ نہ ہو جائے۔ اور اب ساری عمر جس قیمتی نازک کانچ کو سنبھال سنبھال کر رکھتے رہے، اسے خود ہاتھوں سے گرا کر چکنا چور کر دیا۔ مریم کی موت کے بعد جب میں نے اپنے دل میں اس ظالم لمحے کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو مجھے حیرانی ہی ہوئی کہ اس منظر میں مجھے کچھ بھی آکورڈ، کچھ بھی ولگر یا حد سے نکلا ہوا محسوس نہیں ہوا، جس کی سزا میں نے اپنی بیٹی کو اس کی زندگی چھین کر دی اور خود کو عمر بھر کے پچھتاوے کی آگ میں جھونک کر۔ وہ حارث کے ساتھ کتنی خوش تھی، ایسی خوشی کی چمک تو عمر کے کسی حصے میں نے اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ تو پھر میں اتنا ظالم کیسے بن گیا تھا کہ اپنے ہی غصے میں اندھا ہو گیا، اپنے ہی دل کو اس نام نہاد غیرت کی آگ نے جھونک ڈالا۔ 8 مہینوں میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسا پل نہیں گزرا جب اس آگ کی لپیٹوں نے مجھے نہ جھلسایا ہو، اور میرا سخت دل جیسے ہتھیلی پر سجا سجا کر میں نے سب کو اپنی موت کے ڈراوے دے دیا کرتا تھا۔ وہ ڈھیٹ اس طرح نہ صرف زندہ تھا بلکہ زندگی کے سب دھندوں کو چلا بھی رہا تھا۔ سیما اعلیٰ ظرف تھی، اس نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں خود کو معاف نہیں کر سکا۔ انکل، چائے؟ میں ایک جلتے صحرا کو عبور کر آیا تھا جب کوئی میرے پاس آ کر دھیرے سے بولا تھا۔ میں پہلے بھی چائے لے کر آئی تھی، آپ کو دے کر بھی گئی، مگر آپ نے پی ہی نہیں، اب میں دوبارہ بنا کر لائی ہوں۔ وہ اندھیرے میں مجھے مریم ہی کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ انکل، آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ وہ بولی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ سے میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ بدک کر اپنے پیر پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ آنٹی نے مجھے مریم کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ اگر آپ کل شام میرے پیچھے نہ آتے اور میری زندگی، میری آبرو نہ بچاتے تو میں شاید اس وقت تک خود کو تباہ کر چکی ہوتی۔ میرا جرم تو مریم سے بھی بڑا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو گھر کی دہلیز اپنے ماں باپ کی عزت قدموں تلے رون کر آئی تھی۔ پتہ ہے انکل، مجھے اس لڑکے سے کوئی عشق محبت نہیں تھا، محض ضد میں۔ یوں ہی ایک روز میری کال اس سے مل گئی۔ ماما پاپا بہت مصروف رہتے، پاپا آفس میں اور ماما اسکول میں، بہن بھائیوں کی اپنی ایکٹیویٹیز، اور میں نے بوریت سے بچنے کے لیے اس لڑکے سے بات کرنا شروع کی، اور پھر یہ ہمارا معمول بنتا چلا گیا۔ میں 1-2 بار اس سے کالج سے باہر بھی ملی، مگر اس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ میرے دل میں کچھ بھی خاص نہیں تھا اس کے لیے کہ ایک روز پاپا نے مجھے اس سے ملتے بات کرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے گھر آ کر مجھ پر ایسے الزامات لگائے کہ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ انکل، ہم دونوں کے بیچ کچھ بھی ایسا نہیں تھا، مگر پاپا نے اس بالکل بے ضرر تعلق کو ایسا بنا کر پیش کیا، ماما کے آگے، بہن بھائیوں کے سامنے چیخ چیخ کر مجھے بے غیرت، بے حیا اور نہ جانے کیا کیا کہا، کہ مجھے لگا میں اس تعلق کی ہر حد کو عبور کر چکی ہوں۔ مجھ سے زیادہ خراب اس شہر میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حالانکہ میں نے قسمیں کھائیں، روئی، پاپا کے سامنے، ماما کے سامنے، مگر کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ الٹا بہن بھائی کہنے لگے، ہاں پاپا، ہم نے خود اسے دیکھا ہے، یہ کئی گھنٹوں لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ میرا دل چاہتا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غرق ہو جاؤں۔ وہ رونے لگی۔ پھر پاپا نے میرے کالج جانے پر پابندی لگا دی۔ ماما نے میرا سیل فون مجھ سے چھین لیا، گھر کے فون کو لاک کر دیا، اور پاپا نے ماما سے کہہ دیا کہ وہ جلد سے جلدی میرے لیے کوئی بھی قابل قبول، چاہے ان پڑھ، گنجا، لنگڑا، لولہا کیسا بھی ہو، رشتہ ڈھونڈیں اور مجھے ان کی نظروں کے سامنے سے دفن کر دیں۔ یہ میرے پاپا تھے جو سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، اور میری موم، جن کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، تندہی سے مجھے گھر سے دفن کرنے کے لیے الٹے سیدھے رشتوں کی تلاش میں لگ گئی، اور اپنے رشتہ داروں میں کسی ادھیڑ عمر شخص کا رشتہ ڈھونڈ ہی لیا جو اوکاڑا میں رہتے تھے۔ انہیں مجھ سے میری زندگی سے کوئی دلچسپی، کوئی پیار نہیں رہا تھا، بس وہ مجھے سر سے اتار کر اپنی عزت کو محفوظ کرنے کی فکر میں تھے۔ میں نے اس گھر میں بچپن سے لے کر آج تک، ایک فراک سے لے کر گڑیا، اپنے لباس سے لے کر سبجیکٹ تک اپنی مرضی اور خوشی سے پسند کیے، اور میری زندگی بھر کا ساتھی، وہ میری پسند تو کیا میرے قابل بھی ڈھونڈنے کے روادار نہیں تھے۔ جب انہیں مجھ سے میری زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو میں ان کی نام نہاد عزت، غیرت اور ناموس کی فکر کیوں کرتی؟ میں نے عاصم سے کسی طرح رابطہ کیا۔ اس کی نیت میں پہلے ہی فطور تھا۔ گھر سے بھاگ آنے اور کورٹ میرج کی میری تجویز پر اس کا دل کھل اٹھا۔ اس نے مجھے گھر سے زیور اور روپے بھی چرا لانے کو کہا تھا۔ زیور تو ماما کا لاکر میں ہوتا تھا، اور روپے مجھے 10,000 کے قریب ملے۔ میں وہی لے کر اس کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں آ گئی، اور اس نے آنے میں گھنٹوں لگا دیے۔ اس زنان اگر پاپا یا کوئی اور مجھے دیکھ لیتا تو یقین جانیے جتنا غصہ، جتنی بغاوت اس وقت میرے دل و دماغ میں تھی، میں سر عام ان کی عزت نیلام کرنے سے بھی نہ ہچکچاتی۔ یہ نفرت، غصہ اور انتقام تو میری نگاہوں سے اس وقت ہٹا جب میں نے اس مردود کا اصلی چہرہ دیکھ لیا، اور اگر خدا اس وقت آپ کو غیب سے میری مدد کا فرشتہ بنا کر نہ بھیجتا تو شاید اس وقت میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہتی۔ میں غصے اور نفرت میں اپنے ماں باپ سے انتقام لینے چلی تھی، نہیں جانتی تھی کہ یہ انتقام تو میں خود سے لے رہی ہوں۔ جس دوزخ میں انہیں دھکیلنا چاہ رہی ہوں، دراصل میں خود کو ہمیشہ کے لیے
भड़कती हुई आग में फेंक रही थी। इस एक रात ने जो मैंने अपने घर की महफूज व मामून छत से बाहर गुजारी, अगरचे आपकी मोहब्बत भरे महफूज महफूज साहिबान तले, मगर बहरहाल मेरे माँ बाप की छत नहीं थी। उसने मुझे ऐसे ऐसे अंधेरों से निकाला है जिसका इल्म शायद मुझे उम्र में नहीं हो पाता। आदमी जब किसी को इंतकाम और नफरत का निशाना बनाता है तो दरअसल वो खुद अपनी ज़ात को अपने ही इंतकाम का निशाना बनाता है, और गुस्से में हमें कुछ सुझाई नहीं देता। और इन खौफनाक लम्हात के गुजर जाने के बाद गुस्से के शैतानी बादल छटते हैं तो हमें पता चला कि बदला तो हम खुद अपने आप से ले रहे थे। मैं ठीक कह रही हूँ ना अंकल? वो मेरा घुटना हिलाकर बोली तो मैं जो ध्यान और इनेमाक से उसे सुन रहा था उसे देखने लगा। इस छोटी सी लड़की ने कैसा आईना मेरे सामने रख दिया था। मैं जो गुस्से में अपनी बेटी को हमेशा के लिए सज़ा देना चाहता था, दरअसल वो सज़ा मैंने खुद को दी। इस सच्चाई का मुझसे बड़ा गवाह और कौन हो सकता है? अंधेरा हम दोनों के लिए गनीमत था। हम दोनों की आंखों के बहते आंसू हमें नजर नहीं आ रहे थे। और तुम्हारे माँ बाप, आप गीले जानती हो या ज़रा भी सोचा इन पर क्या बीती तुम्हारे यूं चले आने पर? मैं बहुत देर बाद खुद पर काबू पाकर बोला, आप गिने? आपको मेरा नाम आंटी ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था? वो कुछ हैरान सी बोली तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने खुद ही तुम्हारा नाम रख दिया। जिस दिन से मरियम का वजूद का कीमती कांच मेरे हाथ से टूटकर रेजा रेजा हुआ, अब मेरे दिल से सिर्फ मरियम के लिए नहीं, हर बेटी की ज़िंदगी की आबरू मंदाना खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआ निकलती है। मैं रुक रुक कर कह रहा था, एक बात कहूँ? वो ज़रा देर बाद झिझक कर बोली, हाँ बोलो। आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। मैं आपको मरियम की तरह बाबा कह लूँ? उसने इतने प्यारे अंदाज में फरमाइश की कि मेरा दिल जैसे उछलकर सीने की दीवार से बाहर आने लगा। मैं तुम्हारा बाबा ही तो हूँ, और अगर तुम मुझे इस नाम से पुकारोगी तो मेरे दिल पर पड़ा एहसास जुर्म का भारी पत्थर कुछ तो हल्का हो जाएगा। मुझे लगेगा मरियम ने मुझे माफ़ कर दिया। मैं उसके सर पर हाथ फेरते हुए भराई हुई आवाज़ में बोला तो उसने अपना सर घुटने पे रख दिया। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है आपकी ने। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा। तो आज ये बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। बाबा, आप भी गलत नहीं थे और मेरे पापा भी। ये हम बेटियां ही अपने मुंह जोर जज्बात के आगे आप लोग मोहब्बत के बंद को ठोकर मार कर आपकी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का मजाक उड़ाती हैं, तो ये सब होता है। वो यकीनन दिल की बुरी नहीं थी, या गुजरी रात ने उसे इस कदर अच्छा बना दिया था, पहले रोज़ की तरह मासूम जब वो पैदा हुई होगी जैसे मरियम। मेरे दिल से हुक सी निकली, आप मुझे मेरे घर छोड़ाएंगे? अगरचे पता है मुझे, बताइए मामा पापा वो शायद मुझे कबूल ना करें। वो मुझे धक्के देकर निकाल देंगे, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अपने बाबा के पास आ जाना, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और वो आने वाले लम्हात के खौफ से मुस्कुरा भी न सकी। अगर मरियम के बारे में मुझे पता न चलता तो शायद मैं किसी फलाही इदारे में तो जाना पसंद करती, मगर उनके पास नहीं। वो अंधेरे में तकते हुए बोली, तो क्या तुम्हारे बाबा किसी फलाही इदारे में जाने नहीं देते? मैं शफ़क़त से उसे देखा। एकदम से मुझे अपने दिल की उजड़ी वीरान नगरी बसी बसी नज़र आने लगी। वो यकदम मेरे दिल के पास आ गई थी। बाबा, क्या मेरे पापा भी मेरे लिए इस तरह परेशान होंगे? वो अब उनके लिए बेचैन हो रही थी, इससे भी ज़्यादा। इनका हाल तो बहुत अबतर था, मैं तो फिर भी ज़िद्दी था कई दिन तक। मगर न्याजी, वो तो खुदा न खासा तुम्हारी तलाश में जैसे कोई मुर्दा भटक रहा हो, ऐसे उसका हाल था। आप जानते हैं मेरे पापा को? उसे जैसे किसी ने डंक मारा। हाँ, इरफान नियाज़ी। आज पहली बार मैंने उसे ऐसे उजड़े लुटे पुटे हाल में देखा कि मुझे लगा शायद ही अपनी ही कब्र से निकल कर आ रहा हो। ये खुदा ने बेटियां क्या चीज़ बनाई हैं, इनकी जगह दिल में कैसी होती है, कोई बयान नहीं कर सकता। दिल की रगों में सबसे मजबूत रग से जुड़ी होती हैं ये। इस रग को कुछ हो जाए, नहीं नहीं, अब तो मेरी हर घड़ी में दुआ होती है। बेटियां इज़्ज़त और आबरू की ज़ामिन ही नहीं, हमारे नातवां दिलों की ताकत भी हैं। मालूम नहीं जो शकील कल्ब मेरे जैसे लोग इज़्ज़त गैरत के नाम पर अपने हाथों से अपने जिगर गोशों को मारते होंगे, वो बाद में ख़ुद को कैसे ज़िंदा रहते होंगे। मेरे ही जैसे ढीठ सख्त जान होते होंगे। और मुझे तो इस अनमोल नेमत के छिन जाने के बाद इसकी कदर कीमत का अंदाज़ा हुआ है कि जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियां तो रहमत हैं, ये तो आप गीले हैं, इन्हें ठेस ना लगने देना। और देखो हमारी बदबख्ती, इन्हें ठोकरों में रौंद कर हम ये समझते हैं हमारे दिल की किसी भी ठेस से महफूज रहेंगी, और जब हमारे दिल इनकी जुदाई से कुरलाते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं। मेरी आवाज़ फिर से रुंध गई। क्या बात, आज आप लोगों ने इधर ही बैठे रहना है? खाने का टाइम हो रहा है। हसन, आपके मेहमान कब तक आएंगे? अमार को भूख लगी है, वो शोर मचाए जा रहा है। सीमा बाहर आते हुए तमाम लाइटें जलाती आई थी। हम दोनों ने ही जल्दी से अपने चेहरे साफ कर लिए। हाँ बस आने वाले हैं, मेरा फ़ोन लाओ, मैं देखता हूँ ज़रा। मैंने कदमों में बैठी आप गिने को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। उसी वक्त मेन गेट पर किसी गाड़ी की लाइटें पड़ी। आने वाले मेहमान मुतवक्को थे। मैं उनके इस्तकबाल को उठा, जबकि आपगी ने मेरे पीछे छुपकर खड़ी हो गई थी। इरफान नियाज़ी और उसकी बीवी के चेहरे सुते हुए थे
और उन पर लिखी यासियत की तहरीर साफ पढ़ी जा सकती थी। सीमा मेरे साथ ही आगे बढ़ी थी। ये इरफान न्याजी हैं और ये इनकी मिसेस, आबगीने के माँ बाप। सीमा के लिए ये तारुफ थोड़ा हैरान कुन था, क्योंकि वो इरफान न्याजी को मेरे अकाउंट सेक्शन के इंचार्ज की हैसियत से जानती थी। आबगीने के हवाले से ये नया तारुफ था। वो झिझक कर आगे बढ़ी, जबकि मिसेस न्याजी का सारा ध्यान मेरे पीछे खड़ी आबगीने की तरफ था। दोनों एकटक एक दूसरे को देखती रही। फिर माँ ने बेटी की तरफ बाहें फैला दी। वो दौड़कर इन पनाहगीर बाहों में समा गई। ये मंजर हम दोनों हिजर ज़दा माँ बाप की निगाहों के लिए कैसा फरहत बख्श था। कोई इस घड़ी हमसे पूछता, काश मेरी सख्त दिली, मेरी शिकावत इस दर्जे ना पहुंची होती तो ऐसा फरहत बख्श मंजर हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा होता। मैं सोच रहा था। वो दोनों रो रही थीं। इरफान न्याजी भी उसके सर पर हाथ रखे खुद पर जब्त किए हुए था, जबकि सीमा तो ज़ारो ज़ार की तार रो रही थी। मुझे उसके आंसू ने ही अर्क अर्क कर डाला था। बाबा, मामा, हद हो गई भाई, आ भी जाएं। अभी तो मेरी भूख की इंतहा हो गई। मैं परदेश में ही अच्छा था, जो अपनी जिम्मेदारी पर कम अज़ कम भूखा तो नहीं रहता था। अमार बोलता हुआ आया और यहाँ का मंजर देखकर भी ठटक गया। क्या यहाँ कोई शूटिंग हो रही है? किसी इमोशनल सीन की? वो माँ बेटी के अलग होने का थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद बोला, तो मैं आगे बढ़ गया। दूर से देखो साहबजादे, तो ऐसा मंजर शूटिंग ही लगता है। बस दुआ करो ऐसी कोई शूटिंग दिल के पास ना हो, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। वैसे बाय द वे एक बात पूछूं? मैं उसे कंधे से थाम कर एक तरफ ले गया। ये वाकई आप भूख से बेचैन होकर बाहर आए हैं या? मैंने शरारत से आंख दबाई तो वो झीम गया। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने उसे थपकी दी। बाबा, मुझे तो आप इस काम में अच्छे खासे तजुर्बाकार लगते हैं। वो आहिस्ता से बोला, बेटा जी, आपको बाबा जान हूँ। चलो अब किसको बल्कि ठहरो, तुम्हारा तारुफ तो बहुत ज़रूरी है। उसे अंदर भेजते हुए मुझे ख्याल आया तो मुड़कर अम्मार का तारुफ इरफान न्याजी और उनकी बेगम से कराने लगा। हसन साहब, आपका ये एहसान तो मैं उम्र भर नहीं चुका सकूंगा जो आपने आज मुझ पर कर दिया है। इरफान न्याजी भीगी हुई आवाज़ में कहकर बेअख्तियार मेरे गले लग गया। चुका सकते हो इस एहसान का बदला? मैंने मोहब्बत से उसे अपने से अलग किया। नहीं चुका सकता, वो आंखें पोंछ कर बोला। मैं जो कहता हूँ तुम चुका सकते हो। मैंने इसरार किया। वो कैसे? वो अब के कुछ चौंका। अपना ये कीमती मोती हमें दे दो, हिसाब बराबर। मैं फ़ौरन बोला तो वो नासमझी से मुझे देखने लगा। हद करते हैं, यहीं खड़े खड़े सब तय कर लेंगे। अंदर चलकर तो बैठें, और सबसे बढ़कर खाना हमारा मुंतज़िर है। सीमा ने बरवक्त मुदाखलत की थी। नहीं, बस अब हम चलते हैं। पहले ही 2 दिन से सारा घर परेशान है। अभी भी बच्चे अकेले हैं घर में। मिसेज़ नियाज़ी मुकाबिल हुई। आप आएँ तो सही, बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सीमा ने मोहब्बत से उनका हाथ थाम कर कहा, तो इन्हें अंदर आना ही पड़ा। जो कुछ मैं और अमार सोच रहे थे, यकीनन वही कुछ सीमा भी सोच रही थी। शायद इसलिए भी इतने दिनों बाद, पूरे 8 महीनों बाद तो मरियम का कमरा आबाद हुआ था और हमारे दिलों को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। हम इस खूबसूरत एहसास से बाहर निकलना नहीं चाहते थे और कुदरत ने मुझे अपने पछतावे का कफारा अदा करने का मौका दिया था। मुझे यूँ लग रहा था मुझे किसी ने नई ज़िंदगी की नवीज़ सुना दी हो, जैसे खाने की मेज़ पर हमारे साथ मरियम भी मौजूद हुई हो। इतने दिनों के बाद वो हम सबके साथ थी। मुझे आप गिने को देखते हुए बार बार मुझे खुशी का एहसास हो रहा था। और जब न्याजी ने मुझे आप गिने की तस्वीर दिखाकर कहा कि हसन साहब, हम न्याजी होते असल पठान, गैरत के मामले में हमसे बढ़कर गयूर कोई नहीं होता। जब मैंने अपनी बेटी का एक गैर लड़के के साथ देखा तो मेरा खून खौल उठा। ऐसी बेगैरती, हम तो ऐसी औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया करते हैं। तो मैं जवाब में इस पर चीख उठा था, जब इज़्ज़त गैरत के मामले आते हैं तो हम खान, सैयद, न्याजी बन जाते हैं। हमारी गैरत, हमारी हुर्मत हमारे लहू में शरारे भरने लगती है। तो क्या इस लम्हे हमें एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि सिर्फ औरतों के मामले में ही ये हस्ब नस्ब, ज़ात, शजरे और लहू का आतिश फिशां खोलने लगता है? जब हमारी ज़ात बिरादरी कतले का कोई मर्द अपनी पसंद से सेल फोन्स पर बातें करते हैं, नेट पर चैटिंग करते हैं, इनके साथ होटलिंग करते हैं, शामें और रातें बदनाम जगहों और अपार्टमेंट्स में गुजारते हैं, खुल्लम खुला नशा करते और अपने फ्लर्ट्स का एतराफ़ करते हैं, तब हमारी गैरत, हमारी मर्दानगी कहाँ सोई रहती है? क्यों हम उस मर्द के लिए सब जायज़ है कहकर आंखें चुरा देते हैं? तो जिन चीज़ों से हम अपने लड़कों की तरफ से आंखें चुराते हैं, वही कुछ जब दूसरों के बेटे हमारी बेटियों के साथ इस तरह टाइम पास करते हैं, टेलीफोन राब्ते करते हैं या कहीं मिलते जुलते हैं, तो फिर हमें ये सब देखकर आग क्यों लगती है? हमारी गैरत क्यों हमें ललकारने लगती है? अगर इंसाफ से सोचें और सोचने की कोशिश करें तो हमें मालूम होगा कि ये आग तो खुद हमारे अपने घरों से निकलती है। इस वक्त तो हमें उसकी तपिश महसूस नहीं होती। सिर्फ बेटियों के मामले में सारी गैरत क्यों? बेटे इस अंधी गैरत से मबरा क्यों? मैं बज़ाहिर न्याजी पर चिल्ला रहा था और हकीकतन खुद पर बरस रहा था। न्याजी ने इस हकीकत को समझ लिया तो मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया था। मगर ऐसा क्यों होता है, हम किसी अलमनाक हादसे का शिकार होने के बाद सब कुछ समझते हैं और अपनी अक्ल पर मातम करते हुए पछतावों की आग में जलते हैं।
سب کسی بات پر ہنسے تھے اور میں ان کی ہنسی پر چونکا تھا اور ہنسی کی وجہ جانے بغیر خود بھی مسکرانے لگا۔